और देखा कि ये 90s में इतना प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि 90s के बच्चों के पास एक सीडी होती थी जो पूरे कॉलेज में घूमती थी। वो लोग तरसते थे, तो उन्हें चाहिए भी तो कब, हफ्ते में एक बार आधे घंटे के लिए। बट अभी क्या है, फ़ोन, हाई स्पीड इंटरनेट, कैटेगरीज यहाँ है और 6-6 छठवीं के बच्चों के पास है। तो उस टाइम से वो ब्रेन इतना मतलब बुरी तरीके से स्क्रू अप हो जाता है कि तभी मुझे लगा कि यार इस पे कुछ बनाना चाहिए, और ऐसा इतना फाड़ बनाना चाहिए कि सच में हिट करे जाके। मेरे भाई सलील जामदार, द रणवीर शो हिंदी में आपका स्वागत है। बहुत खुशी है मुझे यहाँ आके। फाइनली हम काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे एंड फाइनली इट हैज़ हैपेंड। आपसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करना, इतनी सारी चीज़ों के बारे में बात करना कि मुझे ये भी नहीं पता कि कहाँ से स्टार्ट करूँ। एग्जैक्ट। तो यूजुअली मेरी बैकअप स्ट्रैटेजी ये रहती है कि जिस इंसान के साथ मैं बात कर रहा हूँ उनकी स्टोरी से हम स्टार्ट करेंगे। ओके। आपकी स्टोरी क्या है? आपने इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद क्या किया? एज यूजुअल सब लोग आई थिंक इंजीनियर ही होते हैं यूट्यूब पे आने से पहले। इंजीनियर क्लब ऑफ यूट्यूब। आप हो, आशीष है, सब गौरव भाई है, और कौन है इंजीनियर्स? आई थिंक बिहाइंड द सीन्स वाले भी सब इंजीनियर्स है। लाइक यूट्यूब फेस तो इंजीनियर्स है, एंड पीछे एडिटर्स, ये वो, सबको किसी को भी मिलने जाओ, क्या किया, इंजीनियरिंग किया या कर रहा था। सो आई थिंक दैट्स द की। इंजीनियरिंग इज द की टू, आई थिंक स्पिरिचुअलिटी का एक एंगल है इंजीनियरिंग में, खोल देता है ना, जैसे स्पिरिचुअलिटी। ये बात समझाओ आप। ये स्पिरिचुअलिटी ओपन करता है ना आपको टू न्यू ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग वो करता है। स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं ना, इट्स नॉट ईजी, एक टॉर्चर के थ्रू तुम जाते हो। तो वैसे ही है इंजीनियरिंग। इसमें एक टॉर्चर के थ्रू तुम जाते हो और तुम्हें दिखता है कि अगर तुम इसके बारे में कुछ नहीं करोगे तो ये लाइफ लॉन्ग चलेगा, एंड दैट गिव्स यू द मोटिवेशन कि अब मैं कुछ करूं, अब हाई टाइम है कुछ करूं। आपने भी मार खाई है इंजीनियरिंग कॉलेज में? मार तो नहीं खाई है। नहीं, मतलब इमोशनल मार, इमोशनल, फिजिकल नहीं। मैं काफ़ी वो गेंडे की स्किन वाला बन गया था इंजीनियरिंग में। यस, वो इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी देन होती है। या स्कूल में आई वाज लाइक द टीचर्स पेट। मैं फर्स्ट रैंकर था, और इंजीनियरिंग कॉलेज आते ही मैं सेकंड लास्ट बेंच पे चला गया। लास्ट बेंच इसलिए नहीं क्योंकि उनको क्वेश्चंस पूछते हैं इसलिए सेकंड लास्ट बेंच। तो दैट्स अ गुड थिंग। एडवाइस टू ऑल। पर आपको क्या लगता है, आपको इंजीनियरिंग कॉलेज की वजह से क्या मिला है अपनी लाइफ के लिए, लाइफ स्किल्स? आई थिंक जैसे मैंने कहा कि इंजीनियरिंग में एक तो जुगाड़ बहुत मतलब काम आया मुझे। मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, तो मैं वैसे पढ़ाई में अच्छा था, बट मैं आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, एंड मैंने क्रैक भी किया आईआईटी, बट मुझे वो मेटलर्जी वाला स्ट्रीम मिल रहा था समवेयर एल्स, तो मुझे नॉर्मल इंजीनियरिंग ज्वाइन करना पड़ा। एंड देन आईआईटी की पढ़ाई करने के बाद इट डजंट सीम दैट चैलेंजिंग नॉर्मल इंजीनियरिंग का ये। तो मैं वहाँ पे आई गॉट अ लिटिल टीचर्स पेट से रेबल बन गया, एंड नो इंटरेस्ट इन कोडिंग। ऐसे ही ले लिया था कि चलो आईआईटी तो जाना ही है। तो मैं करता ये था कि प्रैक्टिकल्स में टीचर आती थी तो मैं एक पुराने बैच का कोई प्रोग्राम खोल के एक लाइन रब करके बैठ जाता और जब बहुत ही मैं वही लाइन टाइप करता, और मैम पूछती क्या चल रहा है, मैंने बोला हाँ मैम डूइंग, तो मेरा नाम डूइंग पड़ गया था, पूरे इसमें फेमस था। आई थिंक हमेशा हर इंजीनियरिंग कॉलेज के क्लास में एक वो ऐसा ग्रुप रहता है जो ऐसे प्रिटेंड करता है कि हाँ हम लोग काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली कुछ काम नहीं हो रहा है। हमारे ग्रुप का नाम था ऑल्टो ग्रुप, क्योंकि तभी ऑल्टो नया लॉन्च हुआ था, एंड ऐड था उनका लेट्स गो। तो हम लोग का मोटो था लेट्स गो होम बंक करके, तो ऑल्टो ग्रुप। तो इंजीनियरिंग ने काफ़ी ये दिया, एंड एज आई सेड कि मैंने जॉब भी किया TCS में आफ्टर दैट फॉर 6 months, एंड वो डिप्रेस चाइल्ड होता है ना, जो जिसको स्कूल नहीं जाना होता है, मेरा वैसा स्टेट था। तो मेरी मम्मी मुझे उठाती थी 12 o'clock को, 2 PM का शिफ्ट, उठ जा बेटा, स्कूल नहीं ऑफिस जाना है। एंड आई यूज्ड टू बी लाइक नहीं तो 6 months वैसे गए, एंड देन आई जॉइंड अ फिल्म स्कूल। आई डोंट नो हाउ दैट हैपेंड, कैसे हुआ, बहुत ही इम्पल्सिव डिसीजन था। ऐसा नहीं था कि मुझे 7 साल की उम्र से एक्टिंग करना है एंड ऑल दैट, जैसे नॉर्मली लोग बोलते हैं। सो आई जॉइंड अ फिल्म स्कूल, एंड वहाँ से फिर
नहीं, पर ये एक मिनट थोड़ा डायल बैक करते हैं। TCS के बारे में भी बात करते हैं। ओके। इंजीनियरिंग कॉलेज में, इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ये कल्चर रहता है कि यार मुझे TCS या इन्फोसिस में जॉब चाहिए। नथिंग अगेंस्ट देम, वहाँ भी ग्रोथ मिलती है लोगों को, पर आप लोगों को एक TCS की झलक दे सकते हैं कि बिहाइंड द सीन्स क्या होता है, जॉब मिलने के बाद क्या होता है TCS में, और क्यों? क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो जिनको TCS का जॉब मिला है या इन्फोसिस का जॉब मिला है, वो आई डोंट नो कि अगर वो लाइफ में खुश हैं कि नहीं है। तो एक्चुअली किस टाइप का जॉब रहता है, किस टाइप के टास्क रहते हैं, वो पूछना चाहता हूँ। जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है उतना कम रहता है ध्यान तुम क्या कर रहे हो इस पे। दैट्स व्हाट आई हैव सीन। तो TCS इन्फोसिस का नाम बहुत बड़ा है, तो रिश्तेदारों को बोलने के लिए बहुत सही चीज़ है। TCS बहुत अच्छा, इन्फोसिस नारायण मूर्ति तो बस वो है। बट अंदर तो मतलब मैं लिटरली कुछ काम नहीं कर रहा था, एंड आई वॉज सर्वाइविंग, एंड आई डोंट थिंक दैट्स गुड मतलब फॉर द कंपनी। मैं डिसइंटरेस्टेड था, मैंने आई फेस द ट्रूथ एंड देन आई केम आउट ऑफ इट। ब्रो मेरे ख्याल से कंपनी के लिए भी अच्छा नहीं है, और आपके खुद के ग्रोथ के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि तुम कुछ नहीं कर रहे हो और तुम्हें मिलते जा रहा है। सो मेरा काम था एक बैच, एक डेटाबेस का बैच है, वो कंप्लीट होते ही उसको ईमेल करके रिपोर्ट करना है मुझे US में। ये मेरा काम था, और उसके लिए मुझे सैटरडे भी जाना पड़ता था, एंड सैटरडे कोई नहीं होता था। और मैं आई कन्फेस दिस, मैं गुस्सा निकालता था वो कंपनी का फ़ोन उठा के। आई डायल एवरीवन ऑन माय लिस्ट एंड क्या कर रहा है तो पूरा दिन मैं वैसे निकालता था। बट देन इन दी एंड किसके लिए वो अच्छा है, ना कंपनी के लिए ना मेरे लिए। तो मैं मतलब ये एडवाइस है अगर किसी को लग रहा है। एंड अगेन वो भी मैंने ऐसे ही दे दिया, फर्स्ट इंटरव्यू दे दिया, उसमें सिलेक्ट हो गया। आई डिडंट वांट टू गेट इनटू TCS, वो हो गया। ऑलरेडी डिसइंटरेस्टेड था मैं। हाँ ठीक है, अब प्लेसमेंट है तो करो। तो TCS के ऑफिस में आपको ये कीड़ा पड़ा कि हाँ नहीं फिल्म मेकिंग करनी है? एक्चुअली हाँ, वहाँ पे हर फ्राइडे को एक मुझे नाम नहीं याद, बट एक सेशन होता था। फ्राइडे वॉज फ्राइडे कैजुअल डे। तो उसमें कुछ ऐसे तो आर्ट दिखाना, ऑल ऑफ दैट, वो सब होता था। तो मैं सचिन की आवाज़ हाँ वो सब अच्छा निकालता था। तो ऐसे सब एक बार करके दिखाओ। तो ये सब मैं करता था। एंड देन वो जो तालियां पड़ी एंड अप्रिसिएशन मिला तो मुझे बहुत सही लगा। एंड देन उसके बाद भी आई वाज लाइक क्लूलेस क्या करना है, बट यहाँ से निकलना है। एंड इट वाज अ वेरी इम्पल्सिव डिसीजन फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का। अभी मैं सोचता था, मैं सोच क्या रहा था सडनली, मतलब बहुत बड़ा लीप। बट माई फादर वॉज रियली सपोर्टिव। मॉम डर गई थी, किसी को बोलती नहीं थी कि फिल्म स्कूल, वो बोलती थी कि वो मीडिया लाइन में जा रहा है। इट्स अ सेफ वर्ड ना। अब क्या कहते हैं? अब तो बोलते हैं कि हाँ यूट्यूब पे है एंड ऑल दैट। बट उसमें भी बहुत फनी था, वो मेरे वीडियोस भेजते थे अडल्ट्स को उनके ग्रुप में, एंड कुछ वीडियोस यंगस्टर्स के लिए। मैंने बोला बंद कर दो, उनके लिए नहीं है। बट या दे सपोर्टेड मी फॉर दैट, एंड देन वहाँ से नहीं। पर ये YouTube के सेटअप में सलील जामदार चैनल के पहले भी आपने YouTube में काम किया। हाँ। तो आई डोंट नो अगर आप कंफर्टेबल हो वो स्टोरी शेयर करेंगे? बिल्कुल। तो बेसिकली बिहाइंड द सीन्स लोगों को पता है, विराज को पता है, मुझे पता है, बट आई फील कि ऑडियंस को भी पता होना चाहिए ये। नहीं, इट्स हाई टाइम। हाँ, तो फिल्म स्कूल से निकलने के बाद एक्टिंग मैंने सीखी थी। और इंजीनियरिंग भी ऐसे होता है, फर्स्ट ईयर में यू लर्न एवरीथिंग एंड देन यू गो टू योर स्पेशलाइजेशन। वैसे ही इस फिल्म स्कूल में मुझे डायरेक्शन, राइटिंग सब कुछ सीखने मिला। एंड मेरे फैकल्टी ने मुझे कहा था कि राइटिंग मत छोड़ना, लाइक यू हैव इट इन यू, ऐसा। तो मैंने तभी ज़्यादा सोचा नहीं। एंड देन आफ्टर दैट एक्टिंग में आई स्टार्टेड गोइंग फॉर ऑडिशंस, एंड थोड़ा अपना वो सेल्फ रिस्पेक्ट हाई है बहुत। तो वो ऑडिशन प्रोसेस काफ़ी हद तक थोड़ा डिमीनिंग होता है। इट्स लाइक द वे दे ट्रीट यू, और मुझे जम नहीं रहा था वो। एंड 1-2 एड्स मैंने किए तभी। एंड देन पैसे के लिए आई स्टार्टेड राइटिंग फॉर अ स्पूफ चैनल ऑन यूट्यूब, शुड देसी एंडिंग्स। एंड वो मेरे बिस्लिंग उसके एक दोस्त ने स्टार्ट किया था। तो फॉर 5,000 रुपीज़ पर स्क्रिप्ट मैंने ऐसे स्टार्ट किया कि थोड़ा सा पॉकेट मनी एटलीस्ट कुछ तो मिल जाएगा। ये कॉमेडी राइटिंग थी? कॉमेडी स्पूफ वाला, नॉट समथिंग दैट आई वुड वांट टू डू, बट मैंने 1-2 आइडियाज़ दे दिए उनको। भाग मिल्खा भाग का सबसे पहले
दाल छिलका डाल कुछ तो बनाया था मैंने. एंड देन उसमें कुछ काफ़ी हिट होने लगे. एंड देन वहाँ से देन मैं क्विकली बोर हो गया क्योंकि आई एम एन एक्टर, मुझे आई एम अ ट्रेंड सिंगर, वो सब कुछ में मुझे शोकेस करना नहीं हो रहा है इसमें. सो आई टोल्ड देम मैं जा रहा हूँ. काफ़ी विम्सिकल था मैं वैसे, मैं जा रहा हूँ. तो दे सेड विम्सिकल शब्द का मतलब समझा देंगे. संकी. हाँ संकी. और तो मैं बोला मैं जा रहा हूँ, ये क्या है, मतलब ये क्या स्पूफ वूफ. तो मुझे कुछ सामने दिखाना है मेरा टैलेंट. तो उन्होंने तभी वो वहाँ पे वो बार्ट बेकर से बहुत इंस्पायर्ड थे. बार्ट बेकर यूएस में पैरोडीज बनाता था तभी. तो उसने कहा कि तू गाता है, तू एक्ट भी करता है, तो हम एक पैरोडी चैनल खोलेंगे, तो तुम्हें इंटरेस्ट है क्या. तो स्टार्टिंग में आई वॉज अगेन लाइक आई लुक डाउन अपॉन इट कि पैरोडी क्या है. फिर मैंने सोचा कि करने मिल रहा है कुछ, तो आई डिड इट. एंड देन 2-3 गाने बाद मुझे समझा कि मैं लिख पा रहा हूँ, अपने थॉट्स भी डाल पा रहा हूँ, मैं गा भी पा रहा हूँ और मैं एक्ट भी कर पा रहा हूँ. जो मुझे सब जो भी आता है मैं सब कुछ पैकेज करके दे पा रहा हूँ. सो इट मेड मी हैप्पी. एंड मैंने एक मेरी माँ की पैरोडी की थी, वो दैट वाज द फर्स्ट वन दैट वेंट वायरल ओवर देयर. वो काफ़ी पैरोडी थी. उसमें ये था कि ओरिजिनल में ये है ना, तुझे सब है पता है ना माँ, तो इसमें था तुझे कुछ नहीं पता है ना माँ, कि व्हाट ऑल वी डू यू हैव नो आइडिया. एंड इंडियन मॉम के नज़र में उसका बेटा हमेशा लाइक दुलारा बेटा, लेकिन बहुत हरामी है ये बेटा. तो दैट वाज द थीम. तो वो था की लाइफ स्टोरी होती है. तो वो क्या अंधेरे में करता हूँ मैं माँ, ऑल ऑफ दैट वैसा था लिरिक्स. तो वो बहुत हिट हुआ. एंड देन सडनली एक के बाद एक हिट होने लगे. एंड उन्होंने सोचा नहीं कि ये चैनल पे यही लड़का होगा. दे वांटेड मैनी पीपल, लेकिन वो इतना स्ट्रांग बन गया कि इन अ वे मैं ही फेस बन गया उसका. एंड देन एज टाइम पास्ट मुझे समझ रहा था कि दे वर नॉट रियली वेरी कंफर्टेबल विद दैट, बिकॉज दे वांटेड इट टू बी लाइक एन एंटिटी एंड इट्स लाइक मैं ही ब्रांड बन के जा रहा हूँ. तो मुझे पता था एट सम पॉइंट कुछ तो वो एक क्रॉस ये होने वाला है ऑफ इंटरेस्ट्स. बट आई सेड जब तक मुझे मिल रहा है एक्सपोजर मैं कर लेता हूँ. एंड देन देयर केम दैट पॉइंट जहाँ पे दे वांटेड टू गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन और मुझे कहीं और जाना था. सो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू यूट्यूब बेसिकली एज अ सोलो यूट्यूबर. हाँ, सो इट्स बेसिकली एन एक्सीडेंट. इट्स आई डिडंट स्टार्ट आउट विथ मेकिंग वीडियोज थिंकिंग कि मेरे को यूट्यूब पे फेमस होना है. मैंने लिखना स्टार्ट किया 5,000 रुपये के लिए, एज आई टोल्ड. देन ये पैरोडी चलो मिल रहा है चांस कर लो, वो चल गया. Then I started my own thing after a big break because it wasn't easy to make उस kind of वो kind of content, क्योंकि काफ़ी प्रोडक्शन कॉस्ट, तभी वो लोग पैसे डाल रहे थे. तो मेरे लिए ईजी नहीं था. तो मैंने जो वो जॉब पे बनाए थे वो पैसे मैंने डाल के फिर मेरा चैनल स्टार्ट किया. काफ़ी हिम्मत लगी अपना पैसा डालने में. मैं अंधेरी बांद्रा साइड रहता था रेंट पे, तो मैं वापस मेरे पेरेंट्स के साथ शिफ्ट हो गया टू सेव दैट 40,000 सो दैट मैं वो पैसा वीडियो में डाल सकता हूँ. एंड देन दैट्स हाउ आई स्टार्टेड सलिल जामदार एंड को. एंड आई एम हैप्पी बिकॉज अभी फुल कंट्रोल है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ. उस फेज के दौरान आपका मेंटल स्टेट क्या था? खुद से क्या बातें कर रहे थे? थोड़ा डाइसी था. मैं बहुत लोगों से मिला कि मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ क्या, और जितना बात किया उतना मुझे लगा कि ये इवेंचुअली वही होगा जो उनके साथ हुआ. एंड देन काफ़ी मतलब लॉस था मैं कि क्या करना है, क्योंकि कोरा पे एक क्वेश्चन है, इज सलिल जामदार डेड. तो वो जो 1.5 साल में गायब था, तो तभी सडनली गायब हो गया. तो वो उस पर चल रहा है. आई थिंक अभी उस थ्रेड पे है कि नहीं, अभी वो वापस आ गया है वो. तो लिटरली एक थ्रेड है कोरा पे. तो काफ़ी ट्रिकी था वो सिचुएशन, बट इवेंचुअली I decided to start my own thing. Again, I wanted to do original stuff, but मैंने सोचा कि मैं पैरोडीज़ के लिए नोन था, तो मैं स्टार्ट करता हूँ पैरोडीज़ से. एंड देन नाउ you've seen कि धीरे धीरे I've made original content. मैंने जो असली मर्द सीरीज़ बनाई, that was a complete original. अभी रिसेंटली मैंने जो भी सॉन्ग्स बनाए, नॉट मेड इन चाइना, अब रिसेंटली अभी जो बनाया मैंने हिमाचल में जाके तेरे जाने से, सो ऑल ऑफ दोज आर ओरिजिनल्स. तो अभी मैं ओरिजिनल्स पे ही कॉन्सेंट्रेट करूँगा. ब्रो आई फील कि लोगों इस बात के बारे में ज़्यादा पता नहीं है कि बिजनेस में, लाइफ में, आई डेफिनेटली फील कि जहाँ आपको पहुँचना होता है, जहाँ आपकी डेस्टिनी होती है, लाइफ और बिजनेस आपको वहाँ तक पहुँचाएंगे ही. तो आई फील कि ऑलवेज आपकी डेस्टिनी थी कि आपको सोलो यूट्यूबर बन के रहना है. इसलिए शायद आपकी कोई पार्टनरशिप किसी के साथ बनी नहीं. और आपको ऐसा लगता है कभी कि तभी आपको लग रहा होगा कि नहीं यार कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, पर आज आपको लग रहा है कि हाँ यार जो भी हुआ अच्छा हुआ? हाँ, एक पॉइंट था जब मुझे लगा
कि इवन व्हेन आई स्टार्टेड दिस चैनल, उसके बाद भी कुछ लोगों से मैं जुड़ा जो सही नहीं थे, और एक टाइम लगा मुझे पूरा उनको निकाल के प्रॉपर एक करके ऐसा फील करने में कि अब मैं प्रॉपर सोलो सेट हुआ हूँ। और उस पॉइंट पे मुझे लगा कि अंदर से एक आवाज़ आई कि यही तो तू चाहता था, यही तो तू चाहता था। तो वो बहुत सही एक मोमेंट था। आई थिंक अराउंड 6 months डाउन द लाइन ऑन द आई फील कि इस पूरे यूट्यूब इकोसिस्टम में यू आर वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव पीपल आई नो। पर जितने भी क्रिएटिव लोग होते हैं जनरली दे आल्सो गुड पीपल, आई फील एटलीस्ट ये मैंने देखा है कि जितनी ज़्यादा आपकी क्रिएटिविटी होगी उतना ज़्यादा साफ आपका दिल होगा। और अक्सर जिन लोगों की क्रिएटिविटी थोड़ी कम होती है ना, वो इन लोगों का फ़ायदा लेते हैं। तो इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद इट, आई नो कि लोगों ने आपको भी धोखा दिया है इन द पास्ट। आप उस चीज़ के बारे में थोड़ा बात करेंगे कि आपने उस फेज़ में गलतियाँ क्या की और आपने किन किन चीज़ों को ओवरलुक किया? ये यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले वाली ही बात है थोड़ी, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो मैंने एक चीज़ कर दी थी, मैंने सारे एग्स इन वन बास्केट डाल दिए थे। लेकिन पता नहीं मैं कह पाऊँगा कि वो मेरा वीकनेस है क्या, क्योंकि वही मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है कि जब मैं कुछ सोचता हूँ मैं सब कुछ उसमें डालता हूँ। तो ये कंटेंट को छोड़ के अभी मुझे 25 डेज़ के लिए मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तो उसी की वजह से वो कंटेंट वैसा आता भी है जो बाद में मुझे देख के लगता है कि हाँ ये है फाड़ू चीज़। तो बट उस टाइम पे वो हुआ था, एज आई टोल्ड यू, मैं ऑडिशंस दे रहा था ये वो। तो मैंने एक फ़िल्म स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट किया था जो अभी भी है मेरे पास, जो मैं बनाऊंगा। तो उस पॉइंट पे मुझे किसी ने कन्विंस किया था कि हम इसको बनाएंगे विथ यू इन इट, तो तू बाकी चीज़ों पे कंसंट्रेट मत करना। और उन्होंने भी एक कमिटमेंट दी थी कि मैं भी अपना प्रेपरेशन करूँगा साइड बाय साइड सो दैट वी कैन मेक दैट प्रोजेक्ट। और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गया, 1-2 साल बीत गए, मैं ड्राफ्ट पे ड्राफ्ट लिखते रहा, एंड वो पर्सन ने वो कुछ नहीं किया। और इवेंचुअली वो फेज़ आया जब मुझे 5,000 रुपीज़ पर स्क्रिप्ट का काम उठाना पड़ा इन अ वे। तो वो टाइम था तभी, और वो अभी भी है मेरे पास स्क्रिप्ट, वो अभी काफ़ी ओल्ड है, मुझे रिविज़िट करनी है ताकि मैं उसको वापस फ्रेश बना सकूं। आई एम वेटिंग फॉर द राइट पॉइंट कि हाँ। पर उस फेज से आपने सीखा क्या? लोगों के बारे में आपने क्या सीखा? थोड़ा सा ट्रस्ट करने में तकलीफ़ होती थी उसके बाद, बट फिर मैंने वो जाने भी दिया। मतलब मैं बहुत ज़्यादा, इट्स लाइक कि मेरा थोड़ा मेमोरी वीक है वैसे, इन अ पॉजिटिव वे। मतलब अगर मैं अभी बात करने जाऊँ तो मैं इतनी सारी चीज़ें हुई है कि देन आई माई सेल्फ डोंट बिलीव कि इतनी सारी चीज़ें हुई है। और मुझे अच्छा लगता है कि मुझे नहीं याद है, क्योंकि अगर मुझे लगता है मैं याद रखूँगा तो मैं वो सब में रहूँगा, कि वो सब बिटरनेस में रहूँगा। मुझे ऐसे याद रहती ओह शिट ये भी हुआ था मेरे साथ। तो बट हाँ, सो और इन चीज़ों की वजह से आपकी क्रिएटिविटी भी अफेक्ट हो जाती है। और आई फील कि आप एक ऐसे यूट्यूबर हो जिनको हमेशा अपना ब्रेन एक्टिव रखना है। हाँ, आप हमेशा अपने अगले कंटेंट पीस के बारे में सोचते रहते हो। हाँ, मेरी नींद भी बहुत फिकल है, तो मेरे नींद में भी मुझे दिखता है कि मुझे क्या करना है ये वो। आपको कभी सपनों में अपने वीडियोस दिखे हैं कि नेक्स्ट आपको ये बनाना चाहिए? सपनों में थॉट्स कंटिन्यू होते हैं मेरे, जो मैंने सोच लिया है। मैं रात में लेट जगता हूँ, तभी सब सो जाते हैं, तो दैट इज़ द टाइम व्हेन आई फील कि मैं सोच पाता हूँ। एंड फनी चीज़ ये है, जब मैं सोने जाता हूँ आंख बंद करके, फिर और एक्टिव हो जाता है माइंड। मतलब क्या होता है? और थॉट्स आने लगते हैं, एंड आई हैव सीन दैट दोज आर द बेस्ट वंस, दोज आर द वंस की मैं जो मैं रखता हूँ फाइनली। और फिर मैं वापस उठ जाता हूँ, मैं मतलब अब नहीं सोना, अब तो सही सही आ रहा है। निकालता हूँ अपना नोट्स, मेरे फ़ोन में वो जो आईफोन में नोट्स वाला सेक्शन होता है, दैट्स लाइक माय सेवियर। आई फील कि लोग ये चीज़ समझ नहीं आते कि यूट्यूब के लिए इस तरह का हसल और इस तरह की मेंटालिटी आपको अपने दिमाग में रखनी होती है। पर लोगों को लगता है कि यूट्यूब आसान होगा, स्क्रिप्ट के बारे में सोच रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, बट इट्स नॉट ईजी ब्रो। मतलब अभी आपको लगता है कि यूट्यूब का इकोसिस्टम थोड़ा ज़्यादा सैचुरेट हो गया, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, कैसा लगता है कभी? वो तो लगता है, पर आप ब्रेकआउट कैसे कर सकते हो? ब्रेकआउट मैं यही कहता हूँ कि ब्रेकआउट इज़ योर यूनिकनेस ऑलवेज। अभी क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ ट्रेंड करती है, तो मैंने देखा है 15 यूट्यूबर सेम वीडियो बनाते हैं। एग्ज़ाम का माहौल तो 50 वीडियो निकलेंगे, एग्ज़ाम का माहौल।
बट 5 साल बाद नहीं देखेगा वो कोई, मुझे ऐसा लगता है कि 5 साल बाद नहीं देखेगा। तो तुम्हें अगर रहना है तो तुम्हें वो यूनिकनेस जो तुम्हारा है, तुम्हारे सबके इंस्पिरेशन होते हैं, तुमने जो देखा होता है। जैसे मैंने एडम सैंडलर को देखा है बहुत, मैंने साशा बैरॉन कोहेन को देखा है, तो वो मुझे बहुत सही लगता है। तो वो मैं ये नहीं सोच सकता कि अरे वो तो अमेरिका है, मैं अगर यहाँ पे कुछ ट्राई करूँ ऐसा तो नहीं, यहाँ पे तो यही चलेगा। तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट आई एम स्टैंडिंग आउट कि जो भी मैं इतना लिमिटेड कंटेंट बनाया है, इतने 2 साल में मेरे इस पे 18 या 19 वीडियोज़ है सिर्फ, बट फिर भी इट इज़ स्टैंडिंग आउट। इट इज़ बिकॉज कि मैं वो सोचा नहीं कि अरे ये ट्रेंड हो रहा है तो ये बनाओ। तुम ट्रेंड बनाओ, मुझे हमेशा ये लगता है कि तुम ट्रेंड बनाओ जो फिर लोग ये करें, लाइक लॉन्ग रन में आई थिंक ये तो फिर उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कितना भी सैचुरेट हो जाए, इफ़ यू फॉलो दैट, ऐसा लगता है मुझे। आई फील कि क्योंकि आप इंजीनियर हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वेल रेड हो, और वेल रेड का ये मतलब नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं, जितना ज़्यादा आपने कंटेंट भी देखा उतना ज़्यादा वेल रेड बन जाते हो, राइट। तो आई फील कि क्योंकि आपने इतना ज़्यादा कंटेंट देखा है और इतने ज़्यादा पर्सपेक्टिव सीखे हैं, आप बहुत अलग अलग टॉपिक्स के बारे में वीडियोस बनाते हो। पर इज इट फेयर टू से कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा स्पाइक वो नोफैप और पॉर्न एडिक्शन वाले फेज में हुआ था फॉर योर करियर? अब राइट, आई एम श्योर और भी बड़े स्पाइक्स आएंगे, बट अब तक तो तो उस नोफैप और पॉर्न एडिक्शन का आइडिया आया कहाँ से? वो मेरे पर्सनल लाइफ से आया था, मेरे कॉलेज डेज के इससे। मैं हमेशा वो टॉपिक्स बात करना चाहता हूँ उनके बारे में जो जिसमें लोगों को डर लगता है बात करने में। एंड मुझे लगता है कि ये ऑडियो विजुअल मीडियम का पावर ये है, ये स्टोरी टेलिंग, म्यूज़िक, कॉमेडी, इसका पावर ये है कि लोगों को किताबें याद नहीं रहती एग्ज़ाम्स की, लेकिन गाने याद रहते हैं 10-10 साल पहले के भी। और जब वो सिनेमा देखने जाते हैं वो कैरेक्टर से जुड़ जाते हैं। तो अगर तुम्हें कुछ किसी को बताना है तो अगर तुम सिर्फ बताओगे उनको कि ये चीज़ें हैं, एज अपोज टू दैट अगर तुम उनको एक्सपीरियंस कराओगे उस कैरेक्टर के साथ जुड़ के, तो उसका इम्पैक्ट 50 गुना होता है। और ये मैंने उस सीरीज़ के थ्रू सीखा, जहाँ पे मुझे अभी भी मुझे वही मैसेजेस आते हैं। अभी भी स्टोरीज़ में मुझे नो फैप पे ही टैग किया जा रहा है, नो नट नवंबर चल रहा है तो उसी में टैग किया जा रहा है। एंड द इम्पैक्ट इज़ सो मच बिकॉज मैंने एक स्टोरी बताई जिसमें वो एक भोले लड़के की पूरी फट गई बेसिकली, एंड देन वो कैसे उसमें से आया। तो थ्रू म्यूज़िक, थ्रू कॉमेडी, ये सब यूथ को मतलब ग्रिप करता है। तो आई थिंक दैट वाज द रीज़न। और हाँ, आई जस्ट कम्प्लीटली फॉरगॉट द क्वेश्चन। हम ऑब्वियसली नोफैप के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि ये द रणवीर शो है और यहाँ हिलाने की बातें, नोफैप की बातें होती रहती है। हाँ, तो हाँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, राइट, आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट, कहीं और चला गया। तो कॉलेज में मैं मतलब मैं बहुत देखता था एंड सेम हाँ, बहुत फेवरेट कैटेगरी क्या था? लेस्बियन। अच्छा, मेरा था अरे यार कैसे बोल दूं, पर पता नहीं क्यों, पर मेरा था एबनी पता नहीं क्यों, ये मुझे खुद पता नहीं कि मुझे एबनी क्यों अच्छा लगता था, पर एबनी देखता था मैं। और इंडियन ऑफ कोर्स, क्योंकि आप देसी हो तो वो इंडियन में ज्यादा फील मुझे वो थोड़ा मेडअप ज्यादा अच्छा लगता था, मेकअप पेकअप वाला। एनिमे नहीं, मेडअप एज इन इंडियन, आपने कहा ना रियल, थोड़ा तो वो नॉन रियल थोड़ा। मेरा एक दोस्त था जो हमेशा एग्जाम के पहले हिलाना स्टॉप कर देता था। हाँ। और ये मुझे तभी बहुत अजीब लगता था, बट अब समझ आता है, सेंस है उसमें बहुत ज़्यादा। मैंने ऑब्जर्व किया, मेरा वो टाइम लेथार्जी, सोना, मतलब सो जाओ, लेक्चर नहीं जाना, कुछ नहीं करना, किसी से बात नहीं करना, अपना हाथ जगन्नाथ जिसे बोलते हैं। हाँ, तो द थिंग इज़ कि बाद में मैंने अभी बहुत कुछ पढ़ा इसके बारे में कि क्रिएटिविटी, जो चक्रास बोलते हैं कि तुम्हारा जो सेक्स चक्रा बोलते हैं वही क्रिएटिव चक्रा वही है, बिकॉज दैट इज़ रिलेटेड टू व्हाट, रिप्रोडक्शन इज़ व्हाट, क्रिएशन, यू आर क्रिएटिंग समथिंग। तो तुम वो एनर्जी अगर वहाँ पे यूज़ कर रहे हो तो तुम सेटिस्फाई हो गए वहाँ पे। तो जैसे लोग कहते हैं ना कि किसी आर्टिस्ट क्या कहता है कि कोई फिल्म ये मेरी बेबी है, ऐसे बोलता है, वैसे मदर भी बोलती है ना माय बेबी, तो उसका क्रिएशन है वो। तो ये इसका क्रिएशन है।
तो इसने अपनी वो पूरी एनर्जी वहाँ डाली है, अब ये एनर्जी अगर वो वहाँ पे बर्बाद कर दे तो वो यहाँ पे कैसे डालेगा। और वो मैंने बहुत ऐसे मतलब एक काइंड ऑफ एक एनलाइटनमेंट का ये हुआ। एंड देन मैंने काफ़ी चीज़ें देखी इसके बारे में और देखा कि ये 90s में इतना प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि 90s के बच्चों के पास एक सीडी होती थी जो पूरे कॉलेज में घूमती थी, वो लोग तरसते थे तो उन्हें चाहिए भी तो कब, हफ्ते में एक बार आधे घंटे के लिए। बट अभी क्या है, फ़ोन, हाई स्पीड इंटरनेट, कैटेगरीज यहाँ है, 6-6 के बच्चों के पास है। तो उस टाइम से वो ब्रेन इतना मतलब बुरी तरीके से स्क्रू अप हो जाता है कि तभी मुझे लगा कि यार इस पे कुछ बनाना चाहिए और ऐसा इतना फाड़ बनाना चाहिए कि सच में हिट करे जाके। और पहले मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाता हूँ जैसे हमेशा मैं बनाता हूँ, बट जैसे मैं और लिखने लगा मैंने सोचा कि ये एक वीडियो में नहीं जस्टिस कर पाऊँगा। एक वीडियो तो मुझे सिर्फ ये इस्टेब्लिश करने में लगेगा कि प्रॉब्लम क्या है बंदे का। तो फर्स्ट एपिसोड वाज ओनली अबाउट दैट गाय डूइंग व्हाट एवरीवन इज डूइंग, एंड आई वांटेड पीपल टू बी हुक्ड ऑन थिंकिंग दैट दे आर हैविंग फन, एंड जस्ट एट द एंड आई हैड दिस ट्विस्ट कि ही गेट्स कंप्लीटली स्क्रूड अप, द फर्स्ट हिट दैट ही गेट्स, दैट द जोल्ट, मैंने पूरा एपिसोड इसमें यूज़ किया कि अरे ये तो बकचोदी है, मज़ा आ रहा है और एंड में ऐसा ट्विस्ट मारा कि लोगों को हिट किया कि ऐसा हो सकता है। एंड देन वो हुक पे फिर मैंने सेकंड और थर्ड ये किया, एंड इवेंचुअली फिर वो ऐसा हिट हुआ कि एज आई सेड अभी तक मुझे आते हैं मैसेजेस कि यार हमने आइकॉनिक पीस है अभी। हाँ, मैंने बहुत सारे लाइक टॉक्स सुने इसके बारे में ये वो, बट उन्होंने मुझे कन्विंस नहीं किया ये करने के लिए। बट जब मैंने देखा वो बंदा और उसकी जर्नी और उसके इमोशनल ट्रॉमा को देखा, अप्स एंड डाउन्स, और फाइनली वो क्या बन सकता है, तब से मैंने ये चैलेंज लिया हुआ है। तो दैट इज़ अ विक्ट्री फॉर मी। एंड या ब्रो लाइक आई फील कि अगेन ये नो फैप की बातें और सीमन रिटेंशन की बातें ये मोस्टली लोग लाइफ में बहुत ज़्यादा लेट सीखते हैं। आई फील कि इवन योर 28, आई एम 27, हम दोनों ने मे बी लास्ट 2-3 साल में ये चीज़ें सीखी है। एग्जैक्टली माई पॉइंट कि मैंने सोचा कि ये अगर मैं जब 19 था तब मैं जब वो सब कर रहा था तब कोई अगर मुझे बता तो कैसा होता। तो मैंने सोचा वो करके देखता हूँ मैं, क्योंकि वो सब लोग देखते हैं, तो मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई। तो जो बात आपने चक्र के बारे में कही, आपका लोएस्ट चक्र का नाम मूलधारा चक्र होता है, और बेसिकली मूल आपकी सेरिब्रोस्पाइनल एक्सिस में, मतलब आपकी स्पाइन की लाइन में कोई की ऑर्गन्स होते हैं, और जो 6 की पॉइंट्स होते हैं, आपका फोरहेड, आपका थ्रोट, आपका चेस्ट, आपका स्टमक, आपके इंटेस्टाइन और आपके सेक्स ऑर्गन्स, ये आपके 6 की पॉइंट्स होते हैं। तो जो मूल धारा होता है वो आपका सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है, और उसका पर्पस है स्टेबिलिटी, मतलब एक जगह में रहकर एक ही चीज़ पर फोकस रखना। जब आप पता है फ्लो का कॉन्सेप्ट होता है क्रिएटिविटी, उसकी भी बात करेंगे कि जब आप कोई स्क्रिप्ट लिखने जाते हो तो आपका फ्लो आ जाता है सडनली। जब भी आप एडिट के लिए बैठते हो कभी कभी फ्लो आ जाता है। जब आप स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं, अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो आपका फ्लो आ जाता है। तो वो फ्लो का कॉन्सेप्ट बेसिकली आपके मूलधारा से निकल कर आता है। पर अगर हर दिन आप हिलाते जा रहे हो तो फिर आपका मूलधारा हिल जाता है और फिर आपका फ्लो आसानी से आता नहीं, आपकी क्रिएटिविटी कम हो जाती है, आपकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ये उसका लॉजिक होता है, पर ये आपको सिर्फ एक्सपीरियंस के थ्रू पता चलता है। एग्जैक्टली। तो क्योंकि आप क्रिएटिव इंसान हो, आपको ये डिफरेंस फील हुआ मतलब नो फैप स्टार्ट करने के बाद? जैसे मैंने कहा कि रात को मैं ज़्यादा सोचता हूँ, आई थिंक स्पिरिचुअलिटी में भी बोलते हैं कि एक्चुअली रात का टाइम होता है फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी। तो उसी टाइम पे मैं क्यों इतना क्रिएटिव फील कर रहा हूँ, कुछ तो कनेक्शन है वहाँ पे। और जैसे मैंने कुछ प्रैक्टिसेस की थी, तो वो कहते हैं कि ये प्रैक्टिस रात में नहीं करनी है, या अगर तुम योगी हो तो चलेगा, बट अगर तुम नॉर्मल लाइफ जी रहे हो जिसमें यू हैव अ सेक्सुअल लाइफ, तो वो रात में नहीं करनी। तो ये सब कनेक्टेड है, क्योंकि वो टाइम है जहाँ पे तुम या तो वहाँ दे दो या तो यहाँ दे दो। और मेरा पॉइंट ये नहीं था कि हर कोई नो फैप करे और पूरा ये हो जाए, वो तो पॉसिबल नहीं है। पीपल आर एट डिफरेंट स्टेजेस इन देयर लाइफ, मेंटली ऑल्सो। किसी को वो सूट करेगा, किसी को वो नहीं करेगा। तो मैंने वो रेड पिल ब्लू पिल वाला एक कंसेप्ट रखा था कि रेड पिल मतलब कंप्लीट स्टॉप, ब्लू पिल मतलब 1-2 बार हफ्ते में चलेगा ऐसा। एंड पॉइंट यही था कि जो रोज़ कर रहा है वो अगर ये सीरीज़ देख के 2 बार करता है तो दैट्स अ विक्ट्री।
ये नहीं कि मतलब आई गॉट सम क्रिटिसिज्म कि तुम ऐसा आइडियलिस्टिक ये क्यों रख रहे हो कि बंद करो ये वो, बट वो नहीं होने वाला है। बट वो देख के आदमी 2 पे तो लाएगा, वो 19 साल का 18 साल का लड़का, तो वो हुआ, तो अगर वो हुआ तो इट्स अ विक्ट्री। और ये सिर्फ आप एक्सपीरियंस से समझ सकते हो। हाँ, जब तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया ये बात समझ आएगी ही नहीं। गुड यू टॉक्ड अबाउट एक्सपीरियंस। मैंने असली उमर सीरीज़ के पहले इनफैक्ट मैंने खुद को टॉर्चर किया है। मैंने 20 दिन मैं वापस देखने लगा था, मैंने ये मेरे मेकिंग में बताया है। मैं देखने लगा वापस, और उसके बाद जब मैंने स्टॉप किया जस्ट टू सी कि आई फील रिस्पॉन्सिबल कि मैं जो बना रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कहीं से पढ़ लिया। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं फिर से एक बार देखता हूँ कि क्या कैसे अफेक्ट कर रहा है। उसके बाद 1 महीने तक मैं कुछ लिख नहीं पाया, नॉट एट द लेवल जहाँ पे मैं लिखता हूँ। कुछ भी लिखना है तो हो जाता, बट वो मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया कि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था। 1 महीने के लिए मुझे लगा कि मैं नहीं कर, दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। उतना टाइम लगा मुझे वहाँ से निकलने के लिए, एंड देन टू कम अप विद द फर्स्ट। ब्रो आई फील पॉर्न आपका सेक्स का ओपिनियन बदल देता है, क्योंकि वो फॉल्स सेक्स होता है। सेक्स ऐसे नहीं होता है जैसे पॉर्न में दिखाया जाता है ना, कि कोई चिल्ला रहा है, कोई ऑलमोस्ट एक दूसरे को पीट रहे हैं। ऐसे नहीं होता है रियल लाइफ में। तो आपका नजरिया बदल जाता है सेक्स को लेकर। इससे आई फील कि वो फॉरगेट नो फैप, ठीक है, फॉरगेट सीमेन रिटेंशन, वो बात, वो तो अलग बात है। साइकोलॉजिकली भी काफी फर्स्ट स्टेप इज यू स्टॉप वाचिंग दिस। ये तो ठीक है, ये तो तुम कर पाए तो ठीक है। मतलब हिलाना है तो हिलाओ, पर थोड़ा सा कम हिलाओ, बट ट्राई करो कि ये तो मत थॉट्स के थ्रू हिलाना चाहिए। वेरी बेसिक चीज क्या है, तुम 2 फॉरेन बॉडीज को देख रहे हो, तुम एक्चुअली कर रहे हो, तो यू आर एक्चुअली, ये वॉयरिज्म वाला सीन हो गया ना, कि तुम दूसरे 2 और को देख के तुम्हें टर्न ऑन हो रहे हो। वॉयरिज्म शब्द का मतलब समझा दो हिंदी में क्या कहे वॉयरिज्म को। मतलब 2 लोग सेक्स कर रहे हैं, आप कहीं से ऐसे मेरा एक दोस्त था जिसे एक आदत थी जो उसे टर्न ऑन करती थी। बगल वाली खिड़की में से वो ऐसे लोगों को देखता था, और ऐसा नहीं कि वो लोग कुछ अश्लील हरकतें कर रहे हैं, वो अपना नॉर्मल काम कर रहे हैं, वो लड़की नॉर्मल आयन कर रही है, तो भी उसको मजा आता था। तो इसको कहते हैं वॉयरिज्म, जो दूर से कुछ झांकना दूसरों की लाइफ में। तो ये है वॉयरिज्म। पॉर्न एक टाइप का वॉयरिज्म होता है। तो वॉयर कैटेगरी भी एक होती है पॉर्न में। पीछे से दिखा रहा है कहीं से। तो इट्स लाइक कि तुम्हारा ब्रेन ट्रेन हो रहा है, किसी और को देख के तुम्हें मजा आ रहा है। वही मैं भी एक स्टोरी बताता हूँ। मेरे एक फ्रेंड के बारे में, वो बहुत ज्यादा पॉर्न देखता था, बहुत ज्यादा पॉर्न देखता था। मतलब वो अपने मम्मी डैडी जब घर छोड़ के जाते थे तो वो प्रोजेक्टर पर पॉर्न लगा देता था, इतना पॉर्न देखता था वो। और मेरे को कॉल करता कि या ब्रो प्रोजेक्टर लगा है, मजे आ रहे हैं, उतना ज्यादा पॉर्न देखता था। तो मैंने मतलब उसके साथ आई नो हिम नाउ फॉर लाइक मे बी 10 years ऑफ माई लाइफ। तो हाल ही में उसने सेक्स किया था, और सेक्स के दौरान उसने मुझसे कहा कि जब वो सेक्स कर रहा था उसकी इजैकुलेशन हो रही नहीं थी सेक्स के थ्रू, क्योंकि आपने इतने सालों तक हिलाया है, आपके पीनस को, आपके हाथों का वो फील अच्छा लगने लगता है। तो जब असली सेक्स करने जाते हो आपकी इजैकुलेशन होती नहीं। और मैंने फिर उससे ये पूछा था कि ठीक है, तो तूने तब क्या किया? तो उसने बोला कि मैंने मेरी पूरी सेक्स का सिनारियो को 3rd person व्यू से इमेजिन किया, और फिर वहां से मेरी इजैकुलेशन हुई। मैं सोच रहा था कि यार ये क्या अननेचुरल चीज है। वही कहते हैं कि जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है वो बीमारी यहाँ नहीं है, ब्रेन में होती है। तुम्हारा ब्रेन रिवायर हो गया है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन समझा दो एक बार। बेसिकली आपका खड़ा नहीं होगा। हाँ, खड़ा नहीं होता है ड्यूरिंग एक्चुअल ये, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को आदत हो गई है 3rd person में इमेजिन करने की, या कुछ वायलेंट देख के। क्योंकि वो भी एक चीज़ है, जितना तुम ज़्यादा देखते हो तुम नम हो जाते हो, अब तुम्हें उससे मज़ा नहीं आ रहा है, तुमको कुछ और चाहिए, फिर तुम एक्सप्लोर करने लगोगे कैटेगरीज, और वायलेंट कैटेगरीज में चले जाओगे। फिर वो तो एक बहुत ही स्क्रूड अप जोन खुल जाता है, क्योंकि मैंने पढ़ा कि वो टाइप के वीडियोस बनाने के लिए प्रॉपर सेक्स ट्रैफिकिंग होती है। देयर आर स्लेव्स हु आर मेड टू एक्ट लाइक दैट, क्योंकि नोबडी इन देयर राइट सेंस इज रेडी टू बी हिट एंड ये वो। तो एक मुझे साइट का नाम नहीं याद आ रहा है जहाँ से मैंने ये रिसर्च किया, लेकिन वहाँ से आई गॉट टू नो अबाउट दिस कि जितना बेसिकली इनडायरेक्टली यू आर प्रमोटिंग ऑल ऑफ दैट। अगर तुम ये देख रहे हो, वो बोलते हैं ना कि हर कोई पॉर्न एडिक्ट जाके रेप नहीं करता, बट तुम और जब वायलेंट कैटेगरीज तुम डिमांड उसकी क्रिएट कर रहे हो, तो वहाँ पे बनाना पड़ रहा है किसी को, और वो नॉर्मल
जो तुम्हारे सेलिब्रिटी पॉर्न स्टार्स होते हैं वो नहीं करते। और मैंने बहुत कुछ सुना है उसके बारे में कि वहाँ पे एग्जिट इंटरव्यूज़ होते हैं जहाँ पे आफ्टर द इंटरव्यू उनको बोलना पड़ता है कि आई एन्जॉयड व्हाट हैपेंड, और उसी के बाद उनको पैसे मिलते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। आई फील कि अगर आपको ऐसे मुश्किल हो रही है ना पॉर्न छोड़ने में, तो खुद से ये पूछो अगली बार जब आप हिलाने जा रहे हो बेसिकली, खुद से ये पूछो कि आप क्यों हिला रहे हो, वो 3 सेकंड के रश के लिए, 4 सेकंड के रश के लिए। और बहुत जो मेरे दोस्त हैं जो अभी भी येस फैप करते हैं, जो नो फैप पर नहीं है, जो मैस्टरबेशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उनके लिए मैस्टरबेशन एक आदत बन गई है यार। कि लाइक जस्ट मतलब ऐसे सुबह उठे तो कॉफ़ी से पहले एक बार हिला लो, खोल दो वो वीडियो को, फिर मतलब अपना वीडियो चूज कर, वो वीडियो को चूज करने में ज़्यादा वक्त लगता है कि आज कौन सा वीडियो देखें, पर वो लोग चूज करते हैं, फिर बैठ जाते हैं, हिलाते हैं, और फिर रात को फिर से हिला के सो जाते हैं। तो हैबिचुअली नहीं करना चाहिए यार आपको। सेटिस्फाई हो गए तुम, अभी क्या करोगे और लाइफ में, मतलब तुम आई फील कि अगेन एक्सपीरियंस गाइस, बहुत लोग जो नो फैप के अगेंस्ट है उन लोगों ने खुद एक्सपीरियंस ही नहीं किया कि नो फैप का भी मैजिक होता है। बट ये जितना नो फैप नहीं, लेस फैप से स्टार्ट करो। हाँ डेफिनेटली, सीमेन रिटेंशन लेस फैप से स्टार्ट करो। नो फैप के साथ भी, मतलब मैं नो फैप को प्रमोट करता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेडिटेशन भी करता हूँ, और देयर आर स्पेसिफिक मेडिटेशंस टू हेल्प विद नो फैप, पर वो हर बंदे की बस की बात नहीं है। बट सलील जामदार, अब हम साइकोलॉजी की बातें भी करेंगे। आप जॉर्डन पीटरसन के बहुत बड़े फैन हो। जॉर्डन पीटरसन है कौन? जॉर्डन पीटरसन साइकोलॉजिस्ट है, और उनसे अच्छा बात करने वाला इंग्लिश में मैंने शायद ही देखा होगा। मतलब मुझे जेलसी फील होती है कि जब कोई बंदा एग्जैक्टली अपने थॉट्स इतने एक्यूरेटली बोल पाता है, तो उसकी जो पावर है वो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। ऑब्वियसली ओपिनियंस तो नेक्स्ट लेवल है, लेकिन हर चीज़ को वो एक भी शब्द नहीं आता उनके मुंह से जो वो बाद में रिग्रेट करे। मैंने देखा है, और बहुत हेवी थॉट्स होते हैं। और उन्होंने कहा भी है कि मुझे पता है कि लोग रुके हैं कि मेरे मुंह से एक गलत लाइन निकले, एंड आई हैव सीन हिम टेक दैट 3 सेकंड पॉज। जो लोगों को लगता है कि लोगों को लगेगा कि मुझे पता नहीं क्या बोलना है, वो इतने कॉन्फिडेंट है कि वो 3-4 सेकंड का पॉज लेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उनको एग्जैक्टली वो बताना है जो वो कहते हैं। एंड मुझे अच्छा ये लगता है कि वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, तो उनका कहना ये है कि मैं हर एक इंडिविजुअल पे फोकस करता हूँ, इंडिविजुअल पे। और सोसाइटी में क्या हो रहा है अभी, ये ग्रुप आइडेंटिटी का बहुत ज़्यादा माहौल फैला हुआ है। ग्रुप आइडेंटिटी क्या होती है? मतलब एक होता है से रिलीजन के हिसाब से कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया। अभी क्या हो गया, मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, ये नया मैं देख रहा हूँ। और ये क्या होता है, ये डिविजिव होता है, तुमको डिवाइड करता है ये। फिर रेस के नाम पे डिवीजन होते हैं, मैं ये हूँ वो हूँ। फिर सेक्सुअल ओरिएंटेशन के नाम पे होता है, स्ट्रेट ये वो, ये सारे ग्रुप्स बन रहे हैं। और मुझे लगता है जितने ग्रुप्स बन रहे हैं, डिवाइड एंड रूल का सीन हो रहा है कि इट्स ईजी टू कंट्रोल। ये ग्रुप का एक मार्केट बन रहा है, ये ग्रुप का एक मार्केट बन रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि लोग ग्रुप आइडेंटिटी को इतना मतलब इजीली अटैच हो रहे हैं, क्योंकि इंडिविजुअल आइडेंटिटी, तुम कौन हो, ये सवाल मुश्किल है कि तुम कौन हो। और मैं ये देख रहा हूँ आजकल के यंगस्टर्स में कि वो फटाक से एक ग्रुप में चले जा रहे हैं कि मैं ये हूँ वो हूँ। क्योंकि तुम कौन हो यार, मतलब तुम्हारा पर्पस क्या है? ठीक है, तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो, तुम स्ट्रेट हो या गे हो, तुम एशियन हो या, लेकिन तुम कौन हो, तुम्हारा पर्पस क्या है? ये बहुत अनकंफर्टेबल है, लेकिन उसके साथ जुड़ना इजी है, और वो आइडेंटिटी तुम्हारी बन जाती है। तो वो मैंने देखा कि ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू फोकस ऑन द इंडिविजुअल और ग्रोथ माइंडसेट है। हाँ, कि और वो बोला कि मेरे प्रोफेशन से आता है कि मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, क्या मतलब एक केस मेरे सामने लेता हूँ और उसको डील करता हूँ मैं, कि तेरे प्रॉब्लम क्या है, तेरी विश क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे में कोई पोटेंशियल है, मैं इफ़ आई एम गे, ठीक है, तो फाइन, आई एम गे, बट मैं गे हूँ, ये मेरा अगर मेन ये बन गया, तो एक गे ग्रुप के हिसाब से हाँ मैं ऐसे बिहेव करूँगा, वैसे बिहेव करूँगा, वो मेरा मेन एजेंडा हो जाता है कि अब मुझे ऐसे बिहेव करना है।
बट मैं मतलब मेरा पोटेंशियल क्या है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं वो पीछे रह जाता है और वो जोन में ज़्यादा आपकी फ्री थिंकिंग एबिलिटी कम हो जाती है। हाँ, और मैं वो जोन में ज़्यादा करता हूँ, और फिर वो ग्रुप वाले क्या कर रहे हैं, मैं इन्फ्लुएंस होकर वो करूँगा, ये वो, तो वो इंडिविजुअलिटी कहीं खो जाती है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ही इज़ ट्राइंग टू मेक पीपल अंडरस्टैंड। और जो आपने कहा ना कि YouTube में ब्रेकआउट करने के लिए आपको यूनिकनेस चाहिए रहती है, ये सिर्फ YouTube की बात नहीं है, ये लाइफ के कोई भी स्फीयर में आपको यूनिकनेस चाहिए रहती है। अगर आपको करियर में ब्रेकआउट करना है, अगर आपको खुद के हैप्पीनेस पोटेंशियल में भी ब्रेकअप करना है, आपको यूनिकनेस चाहिए रहती है। और इस ग्रुप मेंटालिटी की वजह से आपकी खुद की यूनिकनेस चली जाती है, क्योंकि वो कंफर्टेबल है ग्रुप के साथ चलना। सेम चीज़ हो गया ना कि जैसे मैंने कहा कि 15 लोगों ने एक वीडियो बना दिया तो मैं भी बना देता हूँ, मैं अभी ग्रुप में कंफर्टेबल, मैं यूट्यूबर हूँ। हाँ, मैं यूट्यूबर हूँ। वैसे ही मैं ये ग्रुप का पार्ट हूँ, कुछ एक्टिविज्म करना है, ये वो ठीक है, एक लेवल पर ठीक है वो, बट तुम उसमें ही खो जा रहे हो। और क्योंकि ये ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये ना, टू फाइंड योर सेल्फ इज़ डिफिकल्ट, बट दैट इज़ व्हाट द मीनिंग ऑफ लाइफ इज़। इसलिए मैं ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखता, मतलब फॉलो करता हूँ, मुझे पता है कि क्या चल रहा है दुनिया में, बट आई फील कि मीडिया मोस्टली कंट्रोल्ड होती है, मास मीडिया। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग मीडिया पोर्टल्स को कंट्रोल कर रही है। सब है, मतलब कोई एक गुनहगार नहीं है, सभी लोग कर रहे हैं। कोई अगर बोल रहा है कि ये पॉलिटिकल पार्टी मीडिया चला रही, तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी चला रही है, सब वॉर चल रहा है। और आपके जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होंगे, आपके जो ओपिनियंस होंगे, आप उसके अकॉर्डिंग अपने न्यूज़ पोर्टल को सिलेक्ट करोगे। आप खुद से ये कहोगे कि नहीं, पर ये वाला सही है क्योंकि इनके ओपिनियंस मेरे ओपिनियन से मैच करते हैं। सेटिस्फाई करोगे, कंफर्म कर लोगे उसको। एंड ये मैंने देखा है कि मतलब आई एम जेन्युइनली एपॉलिटिकल। मैं कैपिटलिस्ट हूँ, मुझे बिजनेसेस खोलने और बिजनेसेस के थ्रू देश को बदलना है। पर मोस्टली जो हार्डकोर राइट विंग या हार्डकोर लेफ्ट विंग होते हैं, वो ज्यादा खुद के करियर के बारे में नहीं सोचते, खुद के ग्रोथ के बारे में नहीं सोचते। उनकी विजन बहुत आउटवर्ड रहती है। वो लोग फेसबुक पे बहुत एक्टिव होते हैं, हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पर, और क्रिटिसाइज करते जाते हैं विदाउट सॉल्यूशंस कि ये गलत कर रहा है, नहीं ये गलत कर रहा है। अरे कुछ खुद तो करो। ये राइट और लेफ्ट भी इतना ज़्यादा हो गया ना कि इट्स लाइक अभी ऐसा है कि तुम कुछ भी कहो तो लोग सोच रहे हैं कि नहीं ये तो राइट होगा, नहीं ये तो लेफ्ट होगा। तो मैं कहता हूँ कि मुझे काम करने के लिए राइट और लेफ्ट दोनों हाथों की ज़रूरत है। पता है ब्रो, ये मैं पर्सनल बात कह देता हूँ। अगर मैं हिंदू एपिक्स के बारे में बात करूँ, महाभारत रामायण के बारे में बात करूँ, लोग मुझे राइट विंग बुलाते हैं। मुझे ध्रुव राठी को पॉडकास्ट पर बुलाना है, लोग मुझे लेफ्ट विंग बुला देंगे। और ये आपको एज अ क्रिएटर भी लिमिट कर देता है। मतलब मुझे सिर्फ ध्रुव राठी से ऐसे बात करनी है, बट आई नो द मोमेंट वी ब्रिंग हिम ऑन, लोग कहेंगे लेफ्ट विंग है, तू भी लेफ्ट विंग। अरे यार, मुझे भी एपॉलिटिकल हूँ। हाँ, तो ये राइट लेफ्ट का जो हम बात कर रहे थे कि तुम कुछ भी कहो तो यहाँ वहाँ, अगेन कमिंग बैक टू जॉर्डन पीटरसन, उनको भी लोग राइट बोलते हैं क्योंकि वो कुछ पॉइंट आउट कर रहे हैं लेफ्ट के बारे में, बट उन्होंने राइट का भी पॉइंट आउट किया है। उनका पॉइंट ये है कि दोनों का एग्जिस्टेंस ज़रूरी है। जैसे लाइफ में कहते हैं ना कि प्लस नहीं होता सिर्फ, यूनिवर्स वर्क्स ऑन बोथ का बैलेंस। तो वैसे ही यहाँ पे दोनों की ज़रूरत है, एंड बोथ नीड टू बी केप्ट इन चेक, कोई भी एक्सट्रीम ना चला जाए। और राइट में जब कोई एक्सट्रीम जाता है तो वो बहुत विजिबल होता है, बट लेफ्ट में क्या होता है, वो राइट्स के नाम पे वो इतना विजिबल नहीं होता है। तो इसलिए वो पॉइंट आउट करें तो लोगों को लगता है कि ये क्यों बोल रहा है, ये शायद राइट विंग है। बट ये दोनों का बैलेंस ज़रूरी है, एंड दैट्स द थिंग। क्योंकि कभी कभी मैंने देखा ये जो साइड में जो पॉइंट्स है वो वैलिड है, कभी कभी ये साइड में वैलिड है, और दोनों का बैलेंस ज़रूरी है, नेचर में बैलेंस ज़रूरी है। तो दोनों का ये नहीं रहेंगे तो भी टॉपल होगा सोसाइटी। ऑनेस्टली मेरी एक विजन है कि बाय द एज ऑफ 40 या 50 मुझे खुद की एक पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट करनी, पॉलिटिकल पार्टी नहीं, पॉलिटिकल मूवमेंट, जहां हम एक्चुअली चेंज लाएं, यूट्यूबर्स के थ्रू, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू और बिजनेसमैन के थ्रू। आपको लगता है ऐसे होगा? इस चीज़ की बात मैंने अभी न्यू से करी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि द नेक्स्ट सुपर पावर इज इंटरनेट कंटेंट। लाइक एक हर एज में एक सुपर पावर होती है। जैसे आई थिंक न्यूक्लियर बॉम्ब रहा होगा एक पॉइंट पे, बट आई थिंक वो नहीं है अभी। अभी ये है, ये कहीं भी पहुंच सकता है। तो डेफिनेटली, और मैं कंटेंट इसीलिए तो ऐसा बनाता हूँ कि मुझे लगता है कि यार ये अभी मतलब ब्रह्मास्त्र है, ये कहीं भी पहुंच सकता है। तो मेरे नाम को लेके भी एक बहुत पेक्यूलियर चीज़ होती है। मेरा नाम सलिल जामदार है, तो फॉर सम रीज़न पीपल अज्यूम दैट आई एम अ मुस्लिम। अब मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब देखें टेक्निकली तो आई एम अ हिंदू, बट इट डजंट मैटर टू मी। बट इट स्टार्टेड मैटरिंग टू मी जब मैंने देखा कि
लोग जिस तरह से मेरा कंटेंट देख रहे हैं वो चीज़ अफेक्ट हो रही है, क्योंकि लोगों को वो लग रहा है। असली मद में ही जो पॉर्न एडिक्शन की सीरीज़ में मैंने एक डबल रोल प्ले किया, एक पॉर्न एडिक्ट का और एक कामदेव का, जो उसको राइट ट्रैक पे लाता है। कामदेव तो कुछ प्यार के देवता है। हाँ, काम लाइक सेक्स गॉड। तो ऐसा वो मैंने लाइट हार्टेड वे में, बट टू स्टिल यूज हिम एज द सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी, मैंने उसको यूज़ किया कि वो सही ट्रैक पे लाता है बंदे को। तो बिकॉज सम पीपल से अज्यूम दैट आई एम अ मुस्लिम, तो दे आर लाइक कि तूने हिंदू गॉड का मजाक उड़ाया, ये वो। सेम थिंग मैंने दिवाली पे एक पोस्ट डाला, तो कोई इस साइड से बोल रहा है भाई तूने टीका लगाया है। तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है तुम क्या सोचो, क्योंकि मेरा वैसा ड्रिवन नहीं है। बट आई थिंक कि कंटेंट को उस तरीके से मत देखो ना कि ये है वो है, उसमें उसका कोई लेना देना नहीं है। ना कि मैं जो मेरे एक्शंस है उसमें उसका कोई लेना देना नहीं है। बट वो होता है कि अब लोगों को लगने लगा है कि यू नो कि ये, तो वो एक मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि अगर तुम टेक्निकली पूछ रहे हो तो मैं क्या हूँ, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ना किसी को फ़र्क पड़ना चाहिए, ना वो कंटेंट के नज़रिए में आना चाहिए कि ये है इसलिए ऐसा बोला होगा। नहीं, हर चीज़ में वो नहीं है कि राइट है इसलिए बोल रहा है, जितनी कम बोल रहा है बस। हाँ, जितनी कम आपकी एम्बिशन होगी उतने ही ज़्यादा फॉल्ट्स आपको दूसरों में दिखेंगे। और अगर फॉल्ट्स नहीं दिखते तो आप फॉल्ट्स ढूंढेंगे। आई फील कि ये लॉजिक है। इंडिया में ऑनेस्टली एम्बिशन की कमी है। ये चीज़ बदल रही है टाइम के साथ। आई फील कि जो अभी 18 ईयर्स ओल्ड के हैं, 19 ईयर्स ओल्ड के, उनमें ज़्यादा एम्बिशन है एज कम्पेयर टू पीपल इन आर एज ग्रुप। और मान लो आप 27 के हो गए और 28 के हो गए और आपके करियर के साथ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, तो फिर आप अपनी एम्बिशन इन चीज़ों के थ्रू ढूंढते हैं, दूसरों के फॉल्ट्स निकालने में। एक मूवी आई थी, मूवी नहीं डॉक्यूमेंट्री आई थी नेटफ्लिक्स पर, जिसका नाम था सोशल डिलेमा। आपने देखी? मैंने सुना है और मैंने सोच रखा है कि देखना है। नहीं, आपको देखना चाहिए, क्योंकि हम हमारी इंडस्ट्री के बारे में। और वहाँ बेसिकली ये समझाते हैं कि फेसबुक, गूगल, सबके पास खुद का एक एल्गोरिदम रहता है, खुद का एक रोबोटिक सिस्टम रहता है जो खुद से इवॉल्व कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू खुद का ही दिमाग बना रहा है। अभी वो एल्गोरिदम को पता चला है कि यार अगर मुझे सलील को अपने ऐप पर ग्रिप करके रखना है, मुझे सलील को खुद के थॉट्स से रिफ्लेक्ट करना है। मतलब मान लो आप हल्के से थोड़े से राइट विंग इंसान, थोड़े से लेफ्ट विंग इंसान हो, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको और ज़्यादा राइट विंग चीज़ें दिखा देगा अगर आप राइट विंग इंसान हो, और अगर आप लेफ्ट विंग इंसान हो थोड़ा सा और ज़्यादा लेफ्ट विंग थॉट्स दिखाएगा। और स्लोली विद टाइम आपके वो आपका लेफ्ट विंग अग्रेशन या आपका राइट विंग अग्रेशन बढ़ते जाएगा, और आपको ये लगेगा कि नहीं मेरा ही विंग सही है और दूसरा विंग एकदम गलत है। उसकी वजह से पोलराइजेशन हो रहा है। और ये हम लेफ्ट विंग राइट विंग की बातें कर रहे हैं, पर ये अलग अलग टाइप की डिवीजन होती है। ये रिलीजियस डिवीजन हो सकती है, ये जो आपने कहा था कि होमोसेक्सुअल या हेटेरोसेक्सुअल डिवीजन हो सकती है। मेल फीमेल सबसे बड़ा आई थिंक इशू है डेफिनेटली। इस चीज़ की वजह से एक्चुअली पोलराइजेशन हो रही है दुनिया में। मतलब लोग खुद को अलग अलग कैटेगरीज में मान रहे हैं और मान रहे हैं कि नहीं वो कैटेगरी वाले मेरे दुश्मन हैं। बट इस चीज़ की वजह से आपकी खुद की ग्रोथ कम हो जाती है। दैट्स व्हाई आई रियली सजेस्ट कि आपको डेफिनेटली कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए, एप्स यूज़ करने चाहिए, बट एट द सेम टाइम खुद पर बहुत ज़्यादा फोकस रखना चाहिए और अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव्स के बारे में भी सोचना चाहिए। और पर्सनली मेरी मोटिवेशन मुझे स्पोर्ट्स से मिलती है, जहाँ हम अगर इंडियन टीम देखें तो हिंदू लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, सब लोग इंडिया के लिए खेल रहे हैं यार। अभी तो न्यूज़पेपर्स ज़्यादा देखता नहीं, बट जब भी न्यूज़पेपर आता आई वुड जस्ट चेक द लास्ट 4 पेजेस स्पोर्ट्स के, क्योंकि वहीं से इंस्पिरेशन मिल रही है विदाउट एनीथिंग। डेफिनेटली। और जैसे यू आर टॉकिंग अबाउट गूगल, फेसबुक, एक्चुअली पहले से भी है कि अगर किसी न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज खोलो और तुम परसेंटेज में डिवाइड करो नेगेटिव न्यूज़ और पॉजिटिव न्यूज़, 90% न्यूज़ नेगेटिव होगी कि कहीं तो रेप हो गया, कहीं ये हो गया, यहाँ पे ब्लास्ट हो गया, ये वो, और पॉजिटिव न्यूज़ बहुत कम होगी, जबकि वो भी काम हो रहा है। बट एवरी पर्सन कंट्री में सुबह उठ रहा है और पढ़ क्या रहा है कि ये गलत चीज़ें हुई है, तो वो सोचो पूरा मास उस पर फीड ऑफ हो रहा है और वो ही एनर्जी सुबह सुबह छोड़ रहा है दुनिया में कि गलत हो रही चीज़ें। बट आपको लगता है ये चीज़ बदलेगी 2025 2030 तक? पता नहीं, इट्स लाइक एक लेवल का फ्रस्ट्रेशन है ये चीज़ को लेके, बट मैं मेरे लेवल पे ट्राई करता हूँ थ्रू माय कंटेंट, बट फिर ये भी लगता है कि जितना टाइम ले रहा है उसे ग्रो होने में, ऐसा लगता है कि देयर इज स्टिल टाइम फॉर पीपल टू कम अराउंड टू अंडरस्टैंड। तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई थिंक कि आई वुड लाइक टू होप कि वो एक कॉन्शियसनेस का जो
एक रेजिंग मैं देखता हूँ फ्यूचर में या कुछ या विश करता हूँ वो है अराउंड द कॉर्नर कहीं. आई वुड लाइक टू होप दैट. आई फील कि लोगों के दिल में प्यार ज़्यादा बढ़ रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग. वाइल ये सोशल डिलेमा जैसी चीज़ें हो रही है, पोलराइजेशन हो रही है, जो टीनेजर्स है वो थोड़े ज़्यादा वोक है एज कम्पेयर टू अडल्ट्स ऑफ टुडे. तो ठीक है यार, आई एम होपफुल. और अगर झगड़े भी हुए तो हम जैसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो ये सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखो कि ज़्यादा डिवाइड मत हो जाओ ग्रुप्स में. ये एंशियंट इसमें भी हिस्ट्री में भी कहा गया है कि ट्राइबल जो सिस्टम था, जितने छोटे छोटे ग्रुप्स उतनी उनमें से स्कर्मिशेस या लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते थे. एज अ यूनिट आपकी ग्रोथ कम हो जाती है. तो तुम जितने डिफरेंट वेज में तुम डिवाइड हो रहे हो, अभी मेल वर्सेस फीमेल चल रहा है ये, तो तुम मतलब जितने झगड़े ज़्यादा होंगे तो ठीक है. आई फील कि अगर खुद की ग्रोथ, हाँ अगर आपको डिवीजन चाहिए ही तो खुद को इंडियन बुलाओ और इंडिया के लिए हाँ बस वो बहुत अच्छी डिवीजन होती है कि खुद मानो कि आप इंडियन हो और इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीतो और यहाँ पे रहो और यहाँ पे काम करो. डेफिनेटली ये बात आपने बहुत सही कही कि यहाँ पे रहो. ये आपने इंजीनियरिंग कॉलेज के तो इसका वीडियो बनाऊंगा मैं. आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दिस ब्रो. ये यार मेरे साथ रिसेंटली भी हुआ. मेरे एक रिलेटिव आए थे घर और उन्होंने मुझसे कहा कि हे पता है मेरा बेटा, उसको अभी $120,000 का पैकेज मिल रहा है यूएसए में. और मैं खुद को ये कह रहा हूँ कि हाँ यार ठीक है, बट इंडिया के लिए क्या कर रहे हैं. तो आप इस चीज़ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सलील भाई कि आपने इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या क्या देखा. क्योंकि आई नो वी सीन सिमिलर थिंग्स जब लोग एमएस करने जाते हैं. हाँ, वो तो इंडिया में ब्रेन ड्रेन का प्रॉब्लम चल रहा है. आप ब्रेन ड्रेन के बारे में भी समझा सकते हो. ब्रेन ड्रेन मतलब यही कि जो सबसे अच्छे माइंड्स हैं उनको बाहर जाना होता है क्योंकि वहाँ की सो कॉल्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है. अब मुझे पता नहीं कि तुम किन पैरामीटर्स को लेके डिफ़ाइन करते हो क्वालिटी ऑफ लाइफ. बहुत सारे क्या सिर्फ मतलब सिर्फ एक क्लीनेस वो है या क्या है. तो मैंने देखा है कि अच्छे अच्छे कपड़े पहन के लोग अरेबियन सी अपना मरीन ड्राइव पे बैठे हुए हैं और रफल्स लेस के पैकेट्स और ये लॉन्च कर रहे हैं. ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि बाहर की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है और यहाँ पे गंदगी है. तो तुम क्या कर रहे हो मतलब. और मतलब आई फील लाइक एक्चुअली मैं ना फुटबॉल फ़ैन हूँ, मतलब मैं आर्सेनल का फ़ैन हूँ. और वहाँ पे मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने बहुत लोगों को क्लब को छोड़ते जागते हुए देखा है. मैं कुछ रिलेट कर रहा हूँ कि जब क्लब अच्छा करने लगा था, वो 3-4 जेम्स जो उन्होंने क्लब ने उनको सब कुछ दिया. वैन पर्सी, फैब्रिगास नासरी, जब वहाँ पे अगर वो लोग रहते तो 2 साल में आर्सेनल वापस टाइटल कंटेंडर बन के चैम्पियंस लीग जो बोलते हैं सबसे एलीट कंपटीशन, उसके लिए चैलेंज कर सकता था. वो चले गए. अब वो चले गए, आर्सेनल का नुकसान हुआ. वो लोग लेजेंड्स बने क्या? नहीं. मैंने हमेशा देखा है कि वो जाते हैं वहाँ के लिए ट्रॉफीज़ के लिए. वो उनके पास जाते हैं जो उनके बिना वैसे भी ट्रॉफीज़ जीतने ही वाले थे वैसे. और उन्होंने वो चांस खो दिया वहाँ रह के लेजेंड बनने का. जो ऑनरी का स्टैचू है बाहर, बर्कहैम का स्टैचू है, फैब्रिगास का कभी नहीं बनेगा. तो ये सेम चीज़ अभी इंडिया की बात है. तो हम यहाँ पे रह के अगर कुछ लेजेंड बन सकते हैं, बाहर जाके हम क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ किया तो हम वो बन सकते हैं जहाँ पे पूरी दुनिया आई फील इंडिया को देख रही है और ये कह रही है कि यार इस देश में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ग्रोथ का, बिजनेस का, एक बहुत बड़ा मार्केट है. और इंडियंस ही इंडिया को देख के ये कह रहे हैं कि नहीं यार मुझे तो अमेरिका जाना है, वहाँ जीना है. लोग खुद के बारे में सोच रहे हैं. लोग अपने आई मीन ये थोड़ा इमोशनल हो रहा है पर मातृभूमि के बारे में नहीं सोच रहे. आई फील कि चलो अगर इंडिया से प्यार नहीं है तो अपने कल्चर से तो प्यार होना चाहिए. जो जिस कल्चर ने आपको ये फैमिली वैल्यूज दिए, माइंडसेट ये वॉरियर माइंडसेट हमारे कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. आपको विराट कोहली में दिखता है ये वॉरियर माइंडसेट, आपको धोनी में दिखता है वॉरियर माइंडसेट. तो उस माइंडसेट के लिए, उस कल्चर के लिए तो कुछ करो. और हम एक ऐसे टाइम में रह रहे. आई अंडरस्टैंड कि अगर 30 साल पहले आपको इंडिया छोड़ना था तो बात अलग थी. बट अभी आज के ज़माने में 2020 में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ग्रोथ का. आपके दोस्त लोग अगर वहाँ $100K के पैकेजेस
गेन कर रहे हैं, $120 के डॉलर के पैकेजेस गेन कर रहे हैं। यहाँ $1.2 मिलियन के पैकेज गेन कर सकते हो 5 साल में बिजनेस करके। यहाँ इतनी अपॉर्चुनिटी है। बिजनेसमैन और लीडर्स कम है, यहाँ हमें लीडर्स की ज़रूरत है। बट लोगों की ऑटोमेटिक थिंकिंग यही रहती है कि नहीं, मुझे बहुत बढ़िया जॉब चाहिए। वाई नॉट बी अ जॉब क्रिएटर रादर देन अ जॉब सीकर? वाई नॉट लाइक थिंक ऑफ, ठीक है, जो एफर्ट्स मैं वहाँ डालूंगा खुद के करियर के लिए, मैं यहाँ उतने ही एफर्ट में और भी ज़्यादा गेम्स खेल सकता हूँ। बट लोगों को पॉसिबिलिटी के बारे में पता नहीं, और ये मैं एक्चुअली बदलना चाहता हूँ अपने कंटेंट के भी थ्रू। आई थिंक एक ये भी है कि लोगों को जो अट्रैक्शन है वहाँ के कल्चर का, वो भी एक खींचता है वहाँ पे। मैंने अभी एक गाना बनाया था ओपन इंडियन स्टाइल, जहाँ पे इट वाज अबाउट इंडियन स्टाइल ऑफ गोइंग टू द टॉयलेट। जो तो जैसे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से हम बहुत अभी ना, हम मुझे लगता है वो होता है ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो हम बन गए ना। ना हमें हमारे वैल्यूज़ याद है, ना हम वो हैं। हम बीच में लटके हुए हैं। अगर हम बाहर भी जाते हैं तो यूरोप में आप जाओगे तो आप देखोगे एक आर्किटेक्चर का एक स्टाइल है उनका। यहाँ पे कंफ्यूज्ड है। कहीं टाउन में देखोगे तो एक आर्किटेक्चर बीच में ही एक अजीब सी बिल्डिंग खड़ी हो गई फिर, क्योंकि हम सब अभी ये हो गए काफ़ी बिखरे। हाँ, तो और इसलिए हुआ है कि बिकॉज हम इतना पीछे छोड़ दिए हमारे कुछ वैल्यूज़ को कि अभी हम वो लॉस्ट हो गए, वो डाइल्यूट हो गए। इसलिए हम अब जब देखते हैं तो ऐसा लगता है वो खोखले हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पूजा करने का भी जो एक ये था, दिया जलाने का, उसका भी एक बहुत लॉजिक था। बट अब वो हमें लॉजिक नहीं पता, इसलिए हमें लगता है कि वो स्टूपिड चीज़ है या उससे कुछ होगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही बोल रहा हूँ, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स। तो वो भी मुझे लगता है कि वो कैसे वो सब का वैल्यू वापस लाए। जैसे नोफैब की भी हमने बात की, इसके भी हमारे लाइक आयुर्वेद एंड वहाँ से रूट है उसका। लाइक ये तरीका चक्र की बात है, योगा की बात है, नीचे बैठ के खाना खाना। ब्रिटिशर्स जब आए थे तो मैंने पढ़ा है कि उनका मेन ये था कि इनका कल्चर इतना स्ट्रांग है कि इनको अगर सच में रूल करना है तो इन्हें हमें एम्बैरस करना होगा। इनके जो तरीके हैं उनको लगने चाहिए कि वो लो है, मतलब, और सूट बूट पहनना सही है। साउथ वाले को लगना चाहिए लुंगी पहनना मतलब गाउठी है। एंड हम भी अभी बन गए हैं वैसे। मतलब मैंने खुद में ये देखा था कि अभी हम सिटी में ग्रो हुए, थोड़ा जब दिमाग और खुला तो लगा कि हाँ, हम इस तरह से बने हैं कि क्या लॉजिक है कि अगर सपोज 50 डिग्रीज टेम्परेचर है चेन्नई में, वहाँ पे कोई सेल्स पर्सन बेचारा पूरा सूट बूट और टाई डाल के वो जा रहा है उसमें, तो ये हम क्या कर रहे हैं? मतलब तो वो मुझे लगता है कि सम ऑफ दोज थिंग्स हैव टू बी ब्रॉट बैक, और हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, हमें आपको लाइक थ्रू आवर कंटेंट, कि उसके पीछे लॉजिक क्या है, ताकि वो कन्विंस हो। और जब वो ज़्यादा देखने लगेंगे वो रिचनेस आई थिंक हमारे रूट्स में, तो मे बी वो ज़्यादा लोग रहेंगे वापस, यू नो। आई फील कि डेफिनेटली कंटेंट की बात आपने सही कही, बट हमारे जो पर्सनल करियर्स भी है, अगर हम इन वैल्यूज़ के साथ कहीं लाइफ में पहुंच जाएंगे तो लोगों को थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिलेगी कि यार इंडिया छोड़े बिना, इंडियन वैल्यूज छोड़े बिना इन लोग ने सक्सेस पाया, इन लोग ने रेपुटेशन पाई। तो ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल यार। बट कंटेंट की बात की जाए, सलील भाई, आपको क्या लगता है इंडिया में कंटेंट का फ्यूचर क्या है, क्या होने वाला है? क्योंकि आजकल लाइव स्ट्रीमिंग का कल्चर बहुत ज़्यादा चल रहा है, रिएक्शन कल्चर बहुत ज़्यादा चल रहा है, रोस्ट कल्चर ज़्यादा हो रहा है, और साइड में है सलील जामदार भाई जो ओल्ड स्कूल फ्रेश ओरिजिनल अलग टाइप का कंटेंट बना रहे हैं। तो आपकी खुद की थिंकिंग क्या है खुद के कंटेंट को लेकर, और आपको जनरली क्या लगता है क्या होने वाला है, लोग क्या सोच रहे हैं? देखो ऑनेस्टली इस क्वेश्चन का जवाब मेरे पास नहीं है। मैं खुद वंडर करते रहता हूँ कि क्या होने वाला है। बहुत बार मैं बॉग डाउन फील होता हूँ, क्योंकि जब मैं देखता हूँ कि कोई सिर्फ गेम लाइव स्ट्रीम कर रहा है और मैंने एक महीने मेहनत करके कुछ बनाया है और उसको वो सिर्फ गेम खेल रहा है, उसको उतने व्यूज़ मिल रहे हैं, तो मैं सडनली क्वेश्चन करता हूँ मेरा एग्जिस्टेंस से लेके सब कुछ कि क्या हो रहा है। बट एट द सेम टाइम जैसे मैंने कहा कि मैं यहाँ पे लॉन्ग रन के लिए हूँ। मैं 2 साल के लिए मतलब हीरो स्टार बनने नहीं आया हूँ। मुझे 40-50 साल तक मेरा धीरे धीरे ब्लॉक बिल्ड करके एक वो बनाना है, एक
फोर्ट्रेस बनाना है जो कभी टूटेगा एक और चीज आपसे कहूँ, हाँ, आपका जो भी कंटेंट है ना ये फॉरएवर कंटेंट है। जो लाइव स्ट्रीमिंग कंटेंट होता है वो टेम्पररी कंटेंट होता है। मतलब 2020 में चल रहा है, शायद 2025 में लोग 2020 वाली लाइव स्ट्रीम नहीं देखेंगे, डेफिनेटली 2025 वाली लाइव स्ट्रीम देखेंगे। उन लोग के लिए भी ऑडियंस है, मार्केट है। पर जो कंटेंट बना रहे हो, मतलब आप अभी हिमाचल गए थे, ये कंटेंट अभी 2090 में भी लोग देखेंगे कि यार 2020 में हिमाचल ऐसा था और सलील ऐसे सोच रहे थे। तो ये आप जो जिस टाइप का कंटेंट आप बनाए उसके भी बहुत एडवांटेजेस होते हैं। एग्जैक्टली जो मैं कह रहा था कि 40-50 ईयर्स तक मुझे करना है, तो इट्स द सेम थिंग व्हाट यू आर सेइंग। तो ये मुझे शक्ति देता है टू कीप गोइंग। बट आजकल वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का भी बहुत ज़्यादा है, यू नो कि 10 सेकंड के रील्स पॉपुलर हो जाते हैं बहुत, तो वो भी है। बट आई ऑलवेज थिंक लाइफ इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन, ये भी है लेकिन ये भी ट्रू है। तो ये भी ट्रू है कि ये बहुत ज़्यादा इमीडिएटली इसको ग्रोथ मिल रहा है, लेकिन जैसे आपने कहा कि ये रहेगा हमेशा के लिए। और मुझे वो बनाना है, मुझे वो 1 year 2 year ऑफ फेम के लिए नहीं आया हूँ मैं यहाँ पे, वो उसके लिए आया एक यू नो एक लेजेंडरी इम्पैक्ट के लिए आया हूँ, एक रेवोल्यूशन के लिए आया हूँ इन अ वे। जिस शब्द के बारे में आप बात कर रहे हो उस शब्द का नाम है लेगेसी। अब लेगेसी के लिए आया हैं। आई थिंक बहुत लोग हमारे इंडस्ट्री में लेगेसी के बारे में इतना नहीं सोचते, पैसों के बारे में सोचते हैं, ग्रोथ के बारे में। मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करता क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोग सोचे कि मैं एरोगेंट हूँ थोड़ा, कि मैं लेगेसी क्रिएट करने आया हूँ ये वो। बट यू आर राइट, दैट इज़ व्हाट इट इज़। चलो क्लियरली बोल देते हैं। लेगेसी वर्ड का मतलब आप समझा सकते हो जिन लोगों को लेगेसी के बारे में पता नहीं है? मतलब तो ऐसा इजी नहीं है बताना कि, बट लेगेसी का मतलब ये है कि जैसे कि आपने कहा कि 50 साल बाद भी उस चीज़ का उतना ही इम्पैक्ट है, उसने एक इम्प्रिंट छोड़ दिया है जो कभी जाएगा नहीं। फॉर एग्जांपल चैपलिन के मूवीज़ है, वो आज भी लोग देखते हैं, उसने एक लेगेसी छोड़ी, उसने कुछ अलग ही कर दिया उस पॉइंट पे। मतलब मैंने सुना है उसके बारे में, 3-3 4-4 दिन तक एडिट रूम से बाहर नहीं आता था, जो लिटरली उनको काटना पड़ता था। जिसे हम चार्ली चैपलिन की बातें कर रहे हैं, स्टीव जॉब्स की बातें करते हैं, वो होती है लेगेसी। ये होता है लेगेसी कि वो जाने के बाद भी एप्पल क्या है, मतलब एप्पल सबकी मतलब खून में घुसा हुआ है, तो वो क्रिएट करना वो 2 साल का गेम नहीं है वो। और अच्छा है कि मुझे ऐसा लगता है कि ओवरनाइट स्टारडम से हमेशा अच्छा है जो धीरे धीरे ग्रो होके बना। आप बॉलीवुड के सुपरस्टार्स को भी देख लो, अमिताभ बच्चन का भी मुझे पता है कि कितने टाइम से ही वॉज देयर, बहुत टाइम लगा धीरे धीरे करके। शाहरुख खान को भी देख लो, एज अपोज टू ऋतिक रोशन हु शॉट टू फेम एंड देन लेट्स फेस इट वो उस लेवल पे नहीं है SRK के। तो मुझे हमेशा लगता है दिस इज़ ऑलवेज बेटर, इट्स अ टफर रोड बट इट्स बेटर, एंड आई लाइक टू बिलीव कि मैं उस रोड पे हूँ। डेफिनेटली ब्रो, आई फील कि इंडिया में ब्रॉडली देखा जाए तो 2 टाइप के कंटेंट होते हैं। एक होता है बिग बॉस कंटेंट जहाँ टेम्पररी फेम मिलता है, रोडीज। इन मेनी वेज लाइव स्ट्रीमिंग, ये मैं लाइव स्ट्रीमिंग ये नहीं कह रहा हूँ कि लाइव स्ट्रीमिंग बुरी है, नहीं लाइव स्ट्रीमिंग भी बहुत अच्छी है, लोगों को एंटरटेनमेंट दे रहा है एंड द नंबर्स स्पीक बियॉन्ड एवरीथिंग। बट आपको डेफिनेटली अपने कंटेंट करियर में हर किसी कंटेंट क्रिएटर को लेगेसी भी थोड़ी चेज करनी चाहिए। कुछ ऐसे कंटेंट पीसेस बनाओ, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाओ जो आपके बाद भी एग्जिस्ट करेंगे। बट तो इंडिया में 2 टाइप के कंटेंट पीसेस होते हैं। एक होता है बिग बॉस टाइप का कंटेंट जो आपको बहुत ज़्यादा स्पाइक्स दे देगा, पर अगर आपको सस्टेन्ड लेगेसी चाहिए तो आपको दिलवाले दुल्हनिया जैसा कंटेंट भी बनाना चाहिए, जो आप बना रहे हो अपने हिमाचल के वीडियो में। इस वीडियो के बारे में कुछ चीज़ें बता दो, क्योंकि आपने इस वीडियो में प्यार की बातें की हैं। आप एक तरफ नो फैप का कंटेंट बना रहे हो, ये ब्रो टाइप के कंटेंट बना रहे हो, और अभी आपने प्यार के बारे में कंटेंट बनाया। और आई फील कि प्यार की बातें ना स्पेशली लॉन्डो के बीच कम होती है, पर ये बहुत ज़रूरी टॉपिक होता है यार। हमारे कल्चर में प्यार को इतना इनकरेज नहीं किया जाता है, डेटिंग को इनकरेज नहीं किया जाता है, बट एक बंदे के एवोल्यूशन में प्यार का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। आई डेफिनेटली, डू यू एग्री विद? या डेफिनेटली कि आपके रिलेशनशिप्स के थ्रू आपका भी एवोल्यूशन हुआ है, इवन एज अ क्रिएटर। बहुत। तो आप इस चीज़ के बारे में कुछ बता दें। पहले प्यार के बारे में बातें करेंगे और फिर उसके बाद आप वीडियो के बारे में भी बात कर सकते हो। ये वीडियो में आपको मेरा वो सॉफ्ट वाला साइड दिखेगा जो मैंने इसके पहले नहीं दिखाया, जो कि वेरी मच है मेरे अंदर। जैसे कि मैंने कहा कि चैनल मैंने चालू किया विथ पैरोडीज बिकॉज आई वॉज नोन फॉर दैट, जस्ट टू हैव अ स्टार्ट। बट टॉपिक्स तो एक तरफ है कि यार इसके बारे में बात करो, बट इवेंचुअली मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं गाता हूँ, मतलब
कोई ट्यून सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस तरह से, जिसके नॉर्मली नहीं होंगे, वैसा वो सब होता है मेरे साथ। एंड वो मुझे एक्सपीरियंस करना था, दिखाना था। तो ये इसके थ्रू मैंने ट्राई किया है इस सॉन्ग के थ्रू ये दिखाना कि जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव होता है वो, आई थिंक मे बी आई वॉन्टेड टू रीविजिट इट, जो हम टीनेज में फील करते हैं और वो लॉस्ट हो जाता है। तो वो मुझे इसमें एक्सपीरियंस करना था। और मैंने इसका एक एंड तो उसका बहुत ही अलग एंड है, जो बहुत ज़्यादा हो रहा है भी, हम न्यूज़ में सुनते हैं कि ऐसे केसेस होते हैं कि ब्रूटल इंसिडेंट्स ऑफ रेप एंड मर्डर। तो वो भी मुझे एक ये था कि हम उस इंसान के लाइफ में नहीं है, हम सोशल मीडिया पे आउटरेज दिखाते हैं, लेकिन वो बंदा जो उसके साथ जुड़ा हुआ है उस पर क्या बीतती होगी, वो मुझे एक एक्सपीरियंस के थ्रू ये करना चाहिए, ये था कि आई शो द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव। इतना डिवोशन है उस बंदे में, उस लड़की के लिए। वो 4 दिन जो उसके साथ उसको देखता है, गॉड लाइक डिवोशन फील हो रहा है, वो कनेक्शन उसको फील हो रहा है। एंड देन जब वो उसके साथ होता है, वो तुम फील करते हो इस गाने में, नॉट एज अ सोशल मीडिया कि यूज़र जो फेसबुक पे आउटरीच कर रहा है, बट वो बंदा जिसने द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एक इनोसेंस एक्सपीरियंस किया एक लड़की में, और जब उसको पता चला कि उसके साथ क्या हो गया है तो क्या लगता होगा। एंड आई जस्ट लेफ्ट इट देयर फॉर पीपल टू मतलब फील दैट and stay with that, and probably people will create less halla online thinking के कि क्या privately ये होता है उसके बारे में। and even maybe कि this is hopeful, but even maybe कि ऐसे जो लोग हैं जिनमें potential है ऐसी चीज़ें करने के, अगर ये song बहुत reach out होता है, वो कोई देखता है, तो आई एम श्योर कि मैंने ऐसा बनाया है कंटेंट कि वो हादसा एंड में होने से पहले लोग पूरी तरह से इन दोनों कैरेक्टर्स के प्यार में पड़ जाए कि वो इतने इनोसेंट और इतने प्योर हार्टेड है। और एंड में जब वो देखे कि ये ऐसा होता है, किसी को पर्सनल लॉस इस तरह से फील होता है, इतना स्क्रूड अप फील हो सकता है, तो वो जो पर्सन है जिसमें वो पोटेंशियल ऐसी चीज़ करने की, शायद वो फ्यूचर में वो जब टाइम आए जब वो हरकत करने वाला, शायद वो ना करे, तो वो मुझे एक्सप्लोर करना था इसमें। एंड दैट इज़ द सेकेंड एस्पेक्ट। बट दैट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव जो कहीं खो गया है, आजकल के गाने में भी नहीं होता है, लाइक इट्स जस्ट दैट कि क्या हुकअप सॉन्ग एंड ये सब होता है, तो वो कहीं खो गया है। तो एंड वो बहुत वो फीड करता है सोल को। ओल्ड स्कूल लव के बारे में हम बात कर रहे हैं बेसिकली। तो आई मीन आपको नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, बट जो भी आपके लाइफ में आपके गर्लफ्रेंड्स हुए हैं, जिन लोगों को आपने डेट किया, उनका इम्पैक्ट क्या रहा था आपके करियर में? क्योंकि ऑनेस्टली आई फील कि प्यार की वजह से आपके करियर को पर्पस मिल जाता है। मतलब आप ये सब कर रहे हो डेफिनेटली आपके खुद के दिल के लिए कर रहे हो, खुद के आर्ट के लिए कर रहे हो, खुद की क्रिएटिविटी और इम्पैक्ट और लेगेसी के लिए कर रहे हो, बट आप और किसी के लिए भी करते हो ये सब मेहनत, आप और किसी के लिए भी ये सब वीडियोस कर रहे हो। तो प्यार को लेकर आपकी क्या राय है मिस्टर जामदार? मैं तो बचपन से थोड़ा बाद में चेंज हो गया, बट बचपन से वो बहुत होपलेस रोमांटिक जोन में था। वो ये भी एक क्रिएटिव इंसान की पहचान होती है। हाँ, मतलब एंड आई वाज एट अ पॉइंट क्रेजीली इन लव विद ऐश्वर्या राय एज अ लिटिल किड। लाइक आई स्टिल हैव दोज कटिंग्स ऑफ हर, जिसमें मैं हर न्यूज़पेपर से उसका हर फोटो काटता था और एक बाल भी कट नहीं होने देता था। उस लेवल का डिवोशन मैंने मेरे वो लाइक जिस रियल लाइफ में भी जिनके लिए फील किया वो किया। एंड देन मैंने देखा कि शायद वो भी अभी लेटली वो नहीं मैंने मतलब एक्सपीरियंस किया है या कुछ, या मे बी दैट वाज द रीज़न क्यों मैंने ये गाना बनाया। शायद मुझे वो फील करना था वापस से। तो वो प्योरिटी जो है, आई थिंक वो तुम्हारी क्रिएटिविटी से बहुत जुड़ी हुई है, क्योंकि एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है दिस पर्टिकुलर। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। कल रात सो आई एम करंटली सिंगल, और डेफिनेटली मैं रिलेशनशिप्स के बारे में सोच रहा हूँ, लाइफ के बारे में सोचता हूँ, शादी के बारे में भी सोचता हूँ, बट मुझे अभी रिलेशनशिप में घुसना नहीं है। आई फील कि आई एम सेटल्ड इन करियर एंड ऑल दैट। तो कल रात मैंने 5 बजे तक उठकर
5 पोएम्स लिखे, कविता लिखी, और उस कविता में मैंने प्यार एक्सप्रेस किया। और आपको थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन मिलती है अपने क्रिएटिविटी से भी प्यार को लेकर। एज इन अगर आपको ऐसा कभी लग रहा है कि यार मेरे लाइफ में प्यार की कमी है, कभी कभी आपकी क्रिएटिविटी में आपको मिल जाती है। आई थिंक आप ये कहना चाहते हैं कि आपको भी वो प्यार की कमी आपके वीडियो के थ्रू मिली। हाँ, वीडियो के थ्रू मैंने इन अ वे एक्सपीरियंस किया। और मैंने जब वो वीडियो खुद देखा, मुझे पता था कि स्टोरी क्या है, बट लिटरली वॉचिंग दैट, मतलब दिस वीडियो आई थिंक इज़ द बेस्ट वर्क दैट आई हैव डन टिल नाउ। आई वुड लाइक टू से दैट कि ये जो तेरे जाने से सॉन्ग है, इट्स द बेस्ट थिंग दैट आई हैव डन, क्योंकि मैं देख के खुद अफेक्ट हो रहा हूँ, जबकि मुझे पता है कि क्या है। मतलब वो प्योरिटी आई। एंड मेरा जो दोस्त है कंपोजर एग्नेल रोमन, स्पेशल लाइक शाउट आउट टू हिम, दिस सॉन्ग इज़ कंपोज्ड बाय हिम। तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि वीडियो कैसे आएगा। तो वो वीडियो देख के कह रहा है कि ये जो 2 कैरेक्टर्स हैं, इन्होंने एक दूसरे को छुआ भी नहीं है। जो रोमियो जूलियट की स्टोरी है, दे हैव नेवर टच्ड, बट स्टिल यू फील दैट। तो कहता है इनको देख के ऐसा लग रहा है कि इनका मतलब जन्मों जन्मों से कुछ है, इतनी प्योरिटी है। और मैं इतना खुश हुआ क्योंकि मुझे वही मतलब लाना था उस वीडियो में। एंड करियर का एक पॉइंट मैं कहना चाहूँगा, लव से कैसे मेरे लिए कनेक्टेड रहा है कि लोग कहते हैं कि यार स्टेजेस होते हैं लव के, तुम अट्रैक्ट होते हो किसी को, फिर तुम्हारा स्टार्ट होता है, एक कोर्टशिप होता है, फिर तुम यू गेट टुगेदर, फिर कुछ टाइम बाद वो एक हमेशा के लिए तो वो फर्स्ट लव वाला नहीं होता है। दैट इज़ द ट्रूथ ऑफ लाइफ कि वो तुम एक उसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हो, फिर एक क्या कहते हैं, रूटीन सब होता है। दीज आर स्टेजेस। तो उसके बाद तुम्हें क्या ले जाता है आगे? उसके बाद मुझे लगता है तुम्हें वो ले जाता है कि तुम्हें लाइफ में कुछ कॉमन एक पर्पस हो, कुछ हो, वो तुम्हें वो रिलेशनशिप सबको क्रॉस कर देता है। जो फर्स्ट वाला रोमांस से स्टार्ट होके जब तुम इस तरह से जुड़ते हो कि तुम्हें लगता है कि साथ में हमें कुछ अचीव करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बिजनेस ही हो, कुछ भी हो, एक वो जब साथ में कुछ करने का वो होता है, आई थिंक दैट टेक्स इट टू द नेक्स्ट लेवल। कि तुम्हें ऐसा कोई मिल जाए जिसके साथ तुम वो देख सकते हो। ये नहीं कि हाँ गुड फिजिकल रिलेशनशिप है, वो सब तो है, बट आई एम सेइंग उसके आगे क्यों स्टेल होके लोग ये हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं रहता। तो वो अगर तुम्हें किसी के साथ मिल जाए तो उसको कभी मत छोड़ो। हाँ, एंड दैट इज लाइक द अल्टीमेट। मिशेल ओबामा, बराक ओबामा एक बहुत अच्छे एग्जांपल है इस चीज़ का। दे आर चेंजिंग द वर्ल्ड टुगेदर। बिल गेट्स, मेलिंडा गेट्स, ऐसे कपल से आपको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। अभी थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछूंगा। सेक्स को लेकर आपकी क्या राय है? सेक्स और प्यार को लेकर, सेक्स को लेकर क्या राय है? मुझे लगता है कि मतलब आपके एवोल्यूशन के बाद पूछ। हाँ, आपका भी एवोल्यूशन हुआ एज अ क्रिएटर, एज अ मैन, आपका एवोल्यूशन हुआ। एंड आई फील कि हर क्रिएटिव पीस के साथ आपका ज़्यादा एवोल्यूशन होता है। मेरे साथ भी हर वीडियो के साथ मेरा एवोल्यूशन होता है। तो इतने ज़्यादा वीडियोस रिलीज करने के बाद, इतने ज़्यादा चीज़ें सीखने के बाद, अब और नो फैब के बारे में भी इतनी बात करने के बाद, जहाँ तक आपके ब्रांड के साथ और मेरे ब्रांड के साथ नो फैब शब्द जुड़ गया है, अब सेक्स को लेकर आपकी क्या राय है? हाँ, तो बहुत लोगों ने मुझे ये भी क्वेश्चन पूछा, गुड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, कि आप ये बोल रहे हो क्या कि सेक्स भी ख़राब है, ये भी है? तो ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं, वो एक नेचुरल चीज़ है जो 2 लोगों में नेचुरली अगर हो तो इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। पता है जो आपने क्रिएटिव एनर्जी के बारे में बात कही कि आपका सीमन आपकी क्रिएटिव एनर्जी होती है, वो जब आप किसी के साथ सेक्स कर रहे हो, आपको वहाँ एक अपॉर्चुनिटी मिलती है आपकी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने को अपने प्यार के थ्रू। हाँ, एग्जैक्टली। सो मेरे ख्याल से वो जुड़ा हुआ है। लाइक मतलब पर्सनली मैं, वो बोलते हैं ना कि इफ़ यू आर रियली मेंटली इमोशनली विद समवन, तो इट हैज़ टू गेट कंप्लीटेड थ्रू द फिजिकल रिलेशनशिप। मुझे लगता है वो एक होलसम चीज़ है और उसके बिना नहीं होता है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि नहीं ये बाद में ये हो, बट मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि वो पूरा तभी होता है व्हेन ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम टुगेदर, एंड दैट व्हेन दैट हैपन्स इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। एंड उसके बिना वो, मुझे लगता है वो थोड़ा एक चीज़ रही है बाकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियरिंग इट अप कि सेक्स इज़ नॉट बैड। लोगों को लग रहा है कि सेक्स भी छोड़ दे, ऐसा नहीं है। बट आई थिंक कि इफ़ यू आर कम्प्लीटली, फॉर मी पर्सनली, इफ़ यू आर
completely with someone, I cannot complete it without that. That completes everything. It's like complete हो गया पूरा. So yeah, that's what I feel. प्री-मैरिटल सेक्स को लेकर आपकी क्या राय है? मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं लगता उसमें. मुझे आपके साथ सेक्स नहीं करना है. ऐसे ही जनरली पूछ रहा हूँ. नहीं, बट दैट्स व्हाट आई सेड ना, कि अगर तुम शादी नहीं है, सबकी शादी नहीं हुई है, बट यू आर विद समवन, तो वो मेरे लिए पूरा नहीं है जब तक वो कब पूरा नहीं है. तो दैट आंसर्स द क्वेश्चन कि मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम क्या होना चाहिए? लाइक वो किसी का पर्सनल चॉइस है. मैं हाल ही में एक वीडियो किया था जहाँ मैंने स्टैट्स को बहुत स्टडी किया था, और इंडिया में डिवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं, सेपरेशन ज़्यादा हो रहे हैं, ब्रेकअप ज़्यादा हो रहे हैं. तो मैंने एक सजेशन दी थी कि यार जिस इंसान के साथ आपको शादी करनी है, या तो यू शुड डेट देम फॉर 3 years या 7 years, बट द बेस्ट इज टू लिव विद देम. अगर आपने उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप करी तो फिर देखो शादी के बाद एक ये चीज़ बदल जाती है, स्पेशली बंदों के लिए. हर बंदा मोस्टली अकेला रहता है अपने रूम में, पॉन देखता है, हिलाते हैं, वो सब नहीं, नो फैप करते हैं, वीडियोस बैक टू दैट. बट नहीं, हर बंदा अकेला रहता है एंड ही इज यूज्ड टू अ सर्टेन लाइफ. पर शादी के बाद क्या होता है ना, आपका स्पेस थोड़ा सा चला जाता है इन अ पॉजिटिव वे. आपको एक पार्टनर मिल जाता है यार लाइफ के लिए, बहुत चीज़ें बदल जाती हैं. आपको डेफिनेटली उस पार्टनर के थ्रू भी बेनिफिट्स मिलते हैं, इमोशनल सपोर्ट मिलता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलती है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी मिल सकती है. पर अगर आपने शादी के पहले एक लिव इन रिलेशनशिप करी तो आपको फिर उस चीज़ का एक डेमो मिल जाता है कि क्या आप इस इंसान के साथ रह सकते हो या नहीं. इस इंसान के साथ अगर आपके झगड़े भी होंगे, और वो डेफिनेटली होते हैं, हर शादी में होंगे, तो आप वो झगड़े को कैसे रिजॉल्व कर देते हो. और डेफिनेटली एक चीज़ के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है, और उस चीज़ का नाम है सेक्सुअल केमिस्ट्री. यानी कि एक कोई इंसान के साथ आपकी सेक्सुअल केमिस्ट्री और ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू समवन एल्स, और वो भी एक लॉन्ग टर्म फैक्टर डेफिनेटली होता है. डेफिनेटली है. One of the most important इनफैक्ट जब पता है वो कुंडली मैच करते हैं ना लोग, तो उसमें भी एक कैटेगरी होती है सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी. पर इस चीज़ के बारे में इंडिया में ज़्यादा बात नहीं होती है. तो वाइल वी आर नॉट प्रमोटिंग प्री मैरिटल सेक्स की जाके करो सबके साथ सेक्स करो, कुछ वो तो नहीं कह रहे हैं. हम लोग प्यार और रिलेशनशिप्स को प्रमोट कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें भी नॉर्मल होती है. और 2020 साल है, तो पीपल शुड बी मोर ओपन टू दिस. आई फील जैसे आपने लिव इन की बात की, यार रूममेट्स में भी चेंज हो जाता है इक्वेशन. मैंने ये किया, मेरा बेस्ट फ्रेंड था, तो हम जैसे साथ रहने लगे तो मैंने देखा कि वो प्रॉब्लम्स अराइज हुई जो नहीं थी. तो इवन इफ यू मूव इन विद अ रूममेट जहाँ पे तुम्हारा वैसा नहीं है 2-3 साल के लिए, वहाँ पे भी तुम्हें फ्रिक्शन दिखाई देगा. वो फ्रिज ऐसे छोड़ देगा, वो, और ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं कि वो ऐसे छोड़ देगा, तुम्हें वो खटकेगा. अगर तुम थोड़ा सा क्लीनलीनेस फ्रीक हो तो तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो तुम्हें अफेक्ट करेगा, जैसे मैं थोड़ा सा हूँ. तो वो अगर वो रिलेशनशिप में हो रहा है, तो तुम अगर किसी के साथ शादी करोगे तो वो पूरे लाइफ में होने वाला है. तो यू बेटर नो दैट पर्सन on all levels. Definitely, that's why try it. अगर लिव इन रिलेशनशिप नहीं करनी, एटलीस्ट ट्रैवल करो उनके साथ. ट्रैवल करने से भी बहुत कुछ पता चलता है. बेस्ट. झूठ बोलो घर पे अगर नहीं कर सकते ट्रैवल, पर डेफिनेटली ट्रैवल करो. मैंने तो बहुत बोले. और अपनी शादी थोड़ी सी डिले कर दो यार, जल्दी ये शादी का रश मत रखो. ये एक्चुअली ये एक और सोसाइटल प्रेशर होता है, पता नहीं क्यों होता है इंडियन सोसाइटी में कि बहुत जल्दी शादी करनी. आप रेडी हो शादी के लिए? आप 28 के ईयर्स के हो ना. मैं रेडी नहीं हूँ. मैं तो कुछ सोच नहीं रहा हूँ. बट मैं यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है. मेरे ग्रैंडफादर का एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है. हमने जस्ट बात की कि कैसे अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को हमें ओपन रह के ये होना चाहिए. तो एक इंटरेस्टिंग था कि आपने कहा डिवोर्स रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं. तो मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे कहा, ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन. ही वॉज अ हाई कोर्ट जज, मुंबई हाई कोर्ट जज थे वो. तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुझे बताता हूँ कि क्यों जल्दी शादी करनी चाहिए. ही सेड कि जब तुम 20-21 ये हुए होते हो तो तुम्हारे थॉट्स कंप्लीटली बन नहीं गए होते, रिजिड ये वो. तो जब तुम 2 लोग मिलके आते हो और तुम वो जो 20 to 30 वेज में तुम, एज यू सेड कि हम अभी वी हैव फॉर्म्ड आवर हार्ट थॉट्स, वी आर फॉर्मिंग इट नाउ, तो वो बने नहीं है, तो वो तुम साथ में बनाते हो. तो एक दूसरे के बेनिफिट हाँ, भी. और साथ में बनते हैं और वो साथ में बनते रहते हैं थॉट्स. बट जब तुम लेट करते हो, तुम एज इंडिविजुअल्स ऑलरेडी इतने हार्डन्ड थॉट्स तुम्हारे बन गए कि जब तुम उसके बाद आते हो तो वो फिर
बहुत मुश्किल हो जाता है कि तुम ऑलरेडी ऐसा सेट बन गए हो या ऐसे सेट बन गए हो, और इसकी वजह से भी वो तुम फिर नहीं हो सकते, और डिवोर्स रेट्स ये हो जाता है। तो ये एक बहुत मतलब इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव मुझे मिला, जो कि सही है, बिकॉज वो होता ना तभी कि यार मेरी दादी भी बहुत यंग एज में हुई, अब हम उसको मे बी चाइल्ड मैरिज कहते हैं, बट उन्होंने तो बहुत अच्छे से रहे वो लोग ना, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो क्या प्रॉब्लम हुई, वो लोग साथ में बने, सो दैट्स व्हाट हैपेंड। बट आई थिंक एज आई सेड कि मुझे नहीं लगता कि लाइफ में एक ही रूल होता है जो अप्लाई करता है, एवरीथिंग इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये किसी के लिए अप्लाई करेगा तो ये भी किसी के लिए अप्लाई करेगा। I feel the game is about changing yourself, मतलब at every stage। एक वर्ड है एम्पैथी, यानी कि और इस शब्द का यूज हम इस पॉडकास्ट पर बहुत ज्यादा करते हैं। एम्पैथी मतलब किसी और के जज्बात अच्छे से जानना, किसी और के इमोशंस अच्छे से समझना। तो ये एम्पैथी की स्किल आपको बिजनेस में भी बहुत काम आएगी और प्यार में भी। जितनी ज़्यादा आपकी एम्पैथी होगी, देखो आपको डेफिनेटली अपने पार्टनर के लिए कोई ना कोई चीज़ें तो बदलनी ही होंगी। यू कांट बी 100% स्टिफ इन योर सेल्फ। तो आई फील कि जितनी ज़्यादा आपकी एम्पैथी होगी उतने ज़्यादा अच्छे आप पार्टनर बन पाओगे। तो आई थिंक द की टेक अवे फॉर मी इज़ अपनी एम्पैथी पर काम करो। और एम्पैथी की बात आई तो हमें मेडिटेशन की बात करनी चाहिए। आप करते हो मेडिटेशन? मैं सुबह मतलब मेरी सुबह जब होती है तो मैं पिछले 12 ईयर्स से प्राणायाम से ही स्टार्ट करता हूँ। आई 2 बड़े ईयर्स से? हाँ, तो 12 11 मे बी 10 और 11। हाँ, तो और मैं कितने टाइम के लिए करता हूँ? ज़्यादा नहीं, 20 मिनट्स के लिए मैं करता हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा होता है ऑनेस्टली। 15-20 मिनट्स, क्योंकि मेरा स्लो स्टार्ट होता है, मुझे लगता नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। तो सुबह उठ के पानी पीना, कोकोनट वाटर हो तो वो, या तो कॉपर वेसल में से, या कोई भी ऐसा कुछ, क्लीन योर सिस्टम आउट एंड डू दैट। एंड मेरे लिए मेडिटेशन कभी कभी क्या था, लोगों ने ओवर ग्लैमराइज कर दिया इस टर्म को कि एक शून्य होना चाहिए, ये वो। ऐसा नहीं है कि यू कैन फाइंड योर ओन वे। मुझे लगता है मेरे लिए मैं उस जोन में चला जाता हूँ, वो विजन्स के जोन में चला जाता हूँ। फ्यूचर में मुझे ये दिख रहा है मेरे लिए, तो वो भी एक मेडिटेशन है। तो रात को सोने से पहले या सुबह तुम कभी भी करो, तो जैसे मेरा वो ब्रेथ वाला वर्क स्टार्ट होता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली मैं उस जोन में चले जाता हूँ। आई हैव दीज फ्यू वर्ड्स जो मैं हमेशा कहता हूँ खुद से। मेरे लिए वो मेडिटेशन है कि एक मैं ये देख रहा हूँ, या सेल्फ टॉक मन में ही चल रहा है, एंड देन वो फ्लोट होके एक विजुअल्स में चला जाता है। सडनली फिर एक फीलिंग रह जाता है ऑफ दैट, द फैक्ट दैट वो हुआ है, बिलीव करना कि वो ऑलरेडी हुआ है। जो कहते हैं कि इफ़ यू ऑलरेडी बिलीव कि वो हुआ है, तो वो इमोशंस आप अगर सेंड आउट करोगे यूनिवर्स को, तो वो आप अट्रैक्ट करोगे। तो वो सब, और कुछ सेट नहीं पैटर्न, एक नेचुरल अपना फ्लो ढूंढ के, तो वो मैं करता हूँ। तो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स फॉर मी। फिर मैं गाता हूँ तो रियाज, मेरे पास वो इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा होता है, तो वो मैं लगा के कभी ओम करने लगा, तो मैं ओम बोलते रहूँगा, वो सुर में बोलूँगा, तो वो बहुत अच्छा वाइब्रेशन फील होता है। और ओम में अगर आप पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, आप साउंड करोगे, तो पूरे हेड में वाइब्रेशंस फील होते हैं, तो उससे ऐसा लगता है मसाज हो गया पूरा अंदर। तो वो रात को, फिर उसके बाद अगेन नेचुरली दैट टेक्स यू समवेयर। सो दिस इज फॉर मी दैट आई हैव केप्ट इट सिंपल लाइक दैट। आपके करियर और क्रिएटिविटी को फायदे हुए हैं? मतलब मुझे थोड़ा काम डाउन करता है वो, क्योंकि मेरा माइंड बहुत ओवर एक्टिव माइंड है, मुझे नींद जल्दी नहीं आती। वो कैटेगरी होते हैं जिनको एक थोड़ा सा अल्कोहल ले लिया तो पूरा ये हो जाता है। ये हर क्रिएटिव इंसान की एक कर्स होती है, श्राप होता है कि मतलब आपको क्रिएटिविटी दी गई है, उसके साथ साथ आप एक हाइपर एक्टिव ओवरथिंकिंग भी होती है। हाँ, तो वो थोड़ा सा फिर वो एंग्जाइटी होता है मुझे कि मैंने इतने बड़े विजन्स देखे हैं मेरे लिए, फिर मैं देखता हूँ मैं यहाँ हूँ, अभी तो वहाँ है। फिर वो कभी कभी सेल्फ हर एक किसी को होता है, और होना भी चाहिए। दैट इज़ व्हेन यू हैव दैट हंगर कि तुम बहुत दूर हो, तो वो सब होता है। तो उसमें मुझे हेल्प होता है, बिकॉज देन आई गो इनटू दैट जोन कि वो हुआ है, फिर वो इमोशन मुझे काम डाउन करता है। अगर आप ये प्रेजेंट के सलील जामदार को इंजीनियरिंग कॉलेज वाले सलील जामदार से कंपेयर करेंगे, तो किस तरह के बदलाव है इस फेज में? आपको किस तरह आप इस वर्जन को ज़्यादा डिस्क्राइब कर सकते हो एज कम्पेयर टू
दैट इंजीनियरिंग कॉलेज सलील? वो वाला जो था वो एज आई सेड वो पढ़ाई में भी अच्छा था, वो क्रिकेट भी खेलता था, स्कूल टीम का कैप्टन था, वो गाता भी था, उसको पता नहीं था कि क्या करना है। और वो एक बहुत डिफ़िकल्ट जोन है, नॉट नोइंग हु यू आर, जबकि डायरेक्शन तुम्हें क्या करना है। और मैंने जो वो ग्रुप आइडेंटिटी की बात की, आई थिंक हर टीनेजर उस दौर में होता है कि मैं कौन हूँ पता नहीं होता है। ऐसे पॉइंट पे इट इज़ वेरी इजी टू जॉइन अ ग्रुप सेइंग कि मैं ये हूँ, एज अपोज टू फाइंडिंग आउट कि तुम कौन हो। और वो बहुत टॉर्चरस, आई एम श्योर कि वो एक टॉर्चरस प्रोसेस है, फ्रॉम कमिंग देयर टू नाउ वेयर आई नो कि मुझे क्या करना है, मुझे किस टाइप की लेगेसी छोड़नी है। तो वो एक बहुत टॉर्चरस फेज़ था जो मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में बिताया। वो जो 6 मंथ्स मैंने TCS में बिताए, देयर वर टाइम्स व्हेन जब मैं मेरे मशीन को छोड़ के जाके टेरेस पे जाके ऐसे खड़े रहता। अब मम्मी को मैंने एक बार बोल दिया मैं टेरेस पे खड़े रह गया, मम्मी को टेंशन आ गया ये तो कूद जाएगा। बट वो थॉट्स मेरे मन में कभी नहीं आए। मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, मैं वैसे टाइप का कभी सोचता नहीं हूँ। बट वो टाइम था जब मैं ऐसे देख रहा हूँ। मैंने वो XLRI, यू नो XLRI इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, उसको IIM के बराबर मानते हैं। तो मैंने वो भी एग्ज़ाम्स दी थी, क्योंकि सबको देना है, मुझे पता नहीं, और मेरा ब्रेन अच्छा है तो मैंने शायद IIM करना चाहिए। तो मैंने XLRI का क्रैक किया था, जो कैट के जितना ही डिफ़िकल्ट होता है। बट इंटरव्यू में मैं बैठा, मैंने इतना बुरा स्क्रू अप और एम्बैरेसिंग इंटरव्यू मैंने अपनी लाइफ में नहीं दिया, और वो इसीलिए क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मैं वहाँ बैठा क्यों। तो वो था वो लड़के ने फ्रस्ट्रेशन में के ग्लास बैंग करके भी तोड़ी है मेरे को यहाँ अभी भी ये है वो फ्रस्ट्रेशन ऑफ नोइंग दैट यू आर केपेबल बट यू डोंट नो व्हाट टू डू एंड ये तो वो था। वो बहुत डिफरेंट है। फिर जो फिल्म स्कूल इज़ व्हाट ओपनड मी अप एक्चुअली। आपने जो कहा ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, उसमें एक फ़िल्म अप्रिसिएशन का लेक्चर होता था, शाम को हमें एक मूवी दिखाते थे और आउटरेजियसली रैंडम मूवीज़ होते थे फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। और तभी मैंने सोचा कि यार इसको लोग ऐसे भी देखते हैं, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को या इस रिलेशनशिप को इस कंट्री में ऐसे देखते हैं। तो वो पूरा खुल गया। फिर दैट वाज वेरी हेल्पफुल। कुछ बहुत ही गंदे मूवीज़ भी दिखाए, लाइक रियली डिस्टर्बिंग। थोड़ा सर्बियन फिल्म Pasolini Salo, have you? Oh, don't even go close to that. Like people shitting and all stuff like that. So I thought my film appreciation sir was a little पागल थे। हाँ, तो वो ऐसा ट्रॉमेटाइज भी कर देता क्या दिखा दिया सर, ट्रॉमेटाइज भी देते, दिस इज ऑल्सो फिल्म मेकिंग। मतलब ठीक है यार, मतलब नहीं देखना है मुझे। बट वो इंस्टेंसेस कभी कभी हुए। बट अदरवाइज लाइक यू नो देयर वाज अ फिल्म अबाउट मैरिड लेडी उसका डिवोर्स हो जाता है एंड देन शी वांट्स टू एक्सप्लोर हर सेक्सुअलिटी। ये भी एक कैटेगरी होती है, कक तो वो साइन अप कर देती है कोई एस्कॉर्ट सर्विस के साथ ही। वो मेरे को लगा क्या बकवास है ये। बट फिर मैंने देखा, बट मैं बिलीव नहीं किया कि उसने किस पर्सपेक्टिव से उस चीज़ को देखा। तो ऐसे बहुत ओपन अप हुआ, वो चेंजेस हुए एंड फाइनली व्हेन आई केम आउट, मुझे अभी पता है कि मेरे पास एक गिफ्ट है। और जैसे मैंने कहा कि थ्रू स्टोरी टेलिंग यू कैन इम्पैक्ट इवन मोर। तो ये मुझे करना है मोर एंड मोर। आज यूट्यूब पे कर रहा हूँ, कल OTT पे होगा, परसों होपफुली बिग स्क्रीन पे होगा। तो अब मुझे पता है, तो वो एक बहुत अलग है वो दोनों लड़के वो वाला और ये वाला। पर अगर आप अपने छोटे भाई को एडवाइस देना चाहेंगे तो वो एडवाइस क्या होगी? वो एडवाइस ये होगी कि जब तुम वो स्टेज पे हो, जब तुम्हें वो सब फील होता है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम कौन हो और तुम्हें लूजरली फील हो रहा है, तुम्हें पता नहीं है तुम कौन हो, तो उससे भागना मत, उसको फेस करके बाहर आना। क्योंकि मैंने वो लोग देखे हैं जो मेरे साथ ही है, जो वही फील कर रहे थे बट वो उससे भागे और वो अब कुछ कर रहे जो वो नहीं करना चाहते क्योंकि वो ज़्यादा कंफर्टेबल था। मैं इसको बाजू में रखता हूँ कि क्या फ़ील हो रहा है मुझे, मैं वो कर देता हूँ क्योंकि सब लोग ये कर रहे हैं। तो उससे भागो मत, वो टॉर्चर के थ्रू जाओ और इंडिविजुअल पे फोकस करो, ग्रुप पे नहीं। लाइक और हिलाना बंद करो,
कमिंग बैक टू दैट बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एवरी टाइम. 1 या 2 बार से ज़्यादा मत करो, एटलीस्ट स्टार्ट विद दैट. देखो कैसे वो चेंज करता है, फिर शायद तुम खुद ही कम्प्लीटली बंद कर दो. Definitely. सलील जामदार भाई, थैंक यू ब्रदर फॉर बीइंग ऑन द रणवीर शो. बहुत ही मज़ेदार कॉन्वर्सेशन थी. डेफिनेटली वी विल डू मोर पॉडकास्ट इन द फ्यूचर. थैंक यू ब्रो. आई होप कि यू ऑल्सो एंजॉयड योरसेल्फ. thoroughly एंड बिंदास लगा, अच्छा लगा, मस्त लगा. यही वाइब है द रणवीर शो हिंदी की. गाइस एंजॉय, हिट लाइक. ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. इस तरह का कंटेंट इंडिया के हर कोने तक पहुंचना चाहिए और हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए. तो थैंक यू ब्रो, रियली अप्रिशिएट इट. एंड जैसे वो टिपिकल बंदा आके बोलता है कि मेरा जस्ट अभी एक रिलीज हुआ है तेरे जाने से, उसको देख लिया होगा आई गेस, दोबारा देखना. श्योर देखा. एंड और शेयर करना डेफिनेटली. ये इवन आई फील कि आपका सबसे बेस्ट कंटेंट पीस है. ये आपका दिल मुझे बहुत ज्यादा दिखा इसमें पूरा सोल आ गया मेरा. आई होप सबको दिखें, बस यही. लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर वीडियोस ब्रदर. Yeah. थैंक यू. ऑलराइट.